दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका सुनो चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये वीडियो अपने माता पिता के साथ या हेडफोन लगाकर देखें, और अगर आप दोनों नहीं हैं तो मजे लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई सारी जानकारी ऑडियो और विजुअल काल्पनिक है और किसी भी असली घटना या व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी चीज़ें जैसे कि संगीत, फुटेज और आइडियाज़ उनके असली मालिकों की हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी सामग्री का इस्तेमाल बिना इजाज़त के किया गया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अध्याय 1 मिस्टेक। क्या बस इतना ही था? एक अंधेरे कमरे के बीचों बीच, जहां सिर्फ उसके कंप्यूटर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मयंक ने अपने सीने को ऐसे पकड़ रखा था जैसे मौत ने उसे जकड़ लिया हो। अधिकतर लोग अकेले मरने से डरते हैं, लेकिन मयंक के लिए यह अंत ठीक था। वह संतुष्ट था। उसके लिए गेम खेलना, एनिमे देखना और बाहर से खाना मंगवाकर खाना ही एक खुशहाल जिंदगी थी। जब तक उसके पास इंटरनेट था, वह अपने घर के अंदर ही हमेशा रह सकता था। 35 साल की उम्र में उसके शरीर ने जवाब दे दिया। आखिरकार सिर्फ फास्ट फूड और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, यह लंबी उम्र के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं था। धीरे धीरे उसकी नजरें धुंधली पड़ गईं, जैसे किसी ने उसे नींद में धकेल दिया हो। लेकिन कुछ अजीब हुआ। मयंक अब भी चेतन था। वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था, उसकी त्वचा कुछ महसूस नहीं कर रही थी और वह अपने आसपास कुछ देख भी नहीं पा रहा था, पर वह सोच पा रहा था, क्या यह परलोक है? उसने कभी किसी धर्म में विश्वास नहीं किया था, लेकिन शायद वे सब सही थे। नमस्ते मयंक, एक दिव्य आवाज अंधकार में गूंज उठी, जिससे वह चौंक गया। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूं? सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं। मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारी दुनिया से विदाई जल्दी हो गई। तुम्हें अभी मरना नहीं चाहिए था। मयंक ने सही अंदाजा लगाया कि वह किसी ईश्वर जैसी शक्ति से बात कर रहा है। तुम ईश्वर हो, है ना? हाँ, मैं ईश्वर हूं। लेकिन क्या तुम नाराज नहीं हो? मयंक की अपने अंत पर उदासीनता ने ईश्वर को चौंका दिया। मैं मान लेता हूं कि तुम मुझे वापस जिंदा नहीं कर सकते, है ना? अगर कर सकते तो शायद बात करने की जरूरत ही ना होती। तुम सीधे गलती सुधार कर मुझे लौटा देते। मयंक कभी भी उन चीजों के लिए परेशान नहीं होता था जो वह बदल नहीं सकता। अगर वह ईश्वर पर चिल्लाता, क्या वह उसे जिंदा कर देता? शायद नहीं। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर क्यों लोगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता? क्या तुम वाकई में ठीक हो? अगर उसके पास शरीर होता तो मयंक कंधे उचका देता। मैं बस एक कूल टाइप बंदा हूं, उसने जवाब दिया। उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने एक गहरी सांस ली हो, पर शायद यह उसका भ्रम था। मैं तो तैयार था कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे और मैं रहस्यमय शांत भगवान बना रहूंगा। खैर, यह मेरी गलती थी, इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ देना होगा बदले में। बस मेरी आत्मा ले लो। अगर मेरी चेतना नहीं रहेगी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगला एनिमे सीजन कौन सा आ रहा है। खांसी। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नई दुनिया में नई जिंदगी जरूर दे सकता हूं। अगर ईश्वर का शरीर होता तो वो मयंक के चेहरे पर उत्तेजना देखने की कोशिश करता, पर मयंक का जवाब सपाट था। ईश्वर, जो कि सर्वज्ञानी था, जानता था कि मयंक को एनिमे बहुत पसंद है। उसे लगा था कि दूसरी दुनिया में जन्म मिलने पर वह बहुत खुश होगा। तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? तुम्हारे जैसे वेब तो इसेकाई दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने वाली कहानियां के दीवाने होते हैं। मयंक को इसेकाई का कॉन्सेप्ट पसंद था, पर देखना पसंद था, जीना नहीं। उसे हीरो को देखकर मजा आता था, लेकिन खुद लड़ने का कोई शौक नहीं था। इसीलिए उसे उसकी पिछली जिंदगी बहुत पसंद थी। ना लड़ाई, ना टेंशन। अगर उसे भूख लगती तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, बोर हो तो गेम और बोरियत का इलाज हो मूवीज। नई जिंदगी में यह सब नहीं होगा। उसे कोई शौक नहीं था फिर से शुरुआत करने का। बस मेरी आत्मा ले लो, मयंक ने कहा, बोरियत में डूबा हुआ। ईश्वर अब थक चुका था। माफ करो, ऐसा हो नहीं सकता। नियम है कि तुम्हारी आत्मा किसी नई दुनिया में नए शरीर में जाएगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। ठीक है, अगर करना ही है तो कर दो, इतनी आसानी से। अरे मत झटकाओ अपने अदृश्य कंधे। कुछ मिनटों में ही मयंक ने ईश्वर को थका दिया। ईश्वर ने झुंझलाकर एक मंत्र पढ़ा और उसकी आत्मा को नई दुनिया में भेज दिया। एक गर्म चिपचिपे तरल में डूबने जैसा एहसास हुआ मयंक को। फिर एक आवाज आई जो धीमे धीमे दूर जा रही थी। P-AS, तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के आधार पर कुछ खास शक्तियां दी हैं। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जल्द ही जान जाओगे। और चूंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी आरामदायक जिंदगी से निकाल दिया, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में जन्म दिया है। अब लग्जरी जिंदगी जियो, मिस्टर अद्वैत। अद्वैत ने कुछ अजीब आवाजें और खुशियों की चीखें सुनी। उसका सिर जैसे किसी गर्म और गीले स्थान से बाहर निकाला गया। फिर एक तेज रोशनी। कुछ पल लगे, पर उसकी आंखें उस रोशनी के लिए तैयार हो गईं। यह कहाँ हूं? ये लोग क्या कह रहे हैं? लगता है वे तुम्हारे जन्म की बधाई दे रहे हैं। हाँ, कौन हो तुम? मैं हूं चैट AK1, तुम्हारा पर्सनल AI असिस्टेंट।
अध्याय 2 पुनर्जन्म। इसे क्या हुआ? यह रो क्यों नहीं रहा? जब नवजात शिशु अपनी मां के गर्भ से बाहर आया तो वहां आम बच्चों की तरह रोने की आवाज नहीं थी। सबको बस एक उलझा हुआ चेहरा दिखा। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक है ना? सफेद कोट पहने एक व्यक्ति ने हाथ हिलाए और उसके शरीर से हल्की हरी चमक निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर पारदर्शी बेल और पत्तियों की परछाई लहरा रही हो। उसने अपने हाथों में पकड़े बच्चे को ध्यान से देखा। मैं उलझन में हूं। बच्चे के शरीर में कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं है। जब उसके माता पिता उसकी हालत को लेकर चिंतित थे, मयंक इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म को समझने में व्यस्त था। उसने आसपास के चेहरों को देखा। जिस व्यक्ति ने उसे सीधा पकड़ा हुआ था वह शायद डॉक्टर था, क्योंकि उसी ने उसे मां के गर्भ से निकाला था। जहां तक उसकी मां की बात है, वह बिस्तर पर लेटी थी और उसे उसी नजर से देख रही थी जैसे कोई मां अपने नवजात को तब देखती है जब डॉक्टर कुछ गड़बड़ होने की बात करता है, हद से ज्यादा चिंता से भरी। उसके सुनहरे भूरे बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। यह दिखा रहे थे कि मयंक ने उसके शरीर को किस कदर थका दिया था। यह तो इंसानों जैसी लगती है। कम से कम भगवान ने मुझे ऐसी दुनिया में भेजा जो पिछली से बहुत अलग नहीं है। वो सुंदर भी थी। अगर वह उसके पुराने संसार में होती तो शायद किसी टैलेंट एजेंसी में मॉडल या एक्ट्रेस बन चुकी होती। इस बीच उसका पिता उसकी मां के पास खड़ा था। उसकी दाढ़ी और रॉयल यूनिफॉर्म उसे बेहद गरिमामय लुक दे रहे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध से जीतकर लौटे हों और ढेरों मेडल्स से सम्मानित किए गए हों। दोनों माता पिता ऐसे लग रहे थे मानो किसी मध्यकालीन चित्र से सीधे बाहर निकले हों। क्या ये लोग मेरी पैदाइश पर कोई रॉयल प्ले कर रहे हैं? और मैं हूं कहां? ये तो अस्पताल जैसा भी नहीं लग रहा। यह अब तुम्हारा घर है। घर में जन्म? मैंने तो सुना था भगवान ने मुझे दुनिया के सबसे अमीर परिवार में जन्म दिया है। फिर ये लोग बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं ले सकते? ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन, ना मॉनिटर। यह परिवार सच में दुनिया का सबसे अमीर है, लेकिन इस कमरे में कोई मशीन मौजूद नहीं है। फिर उसने कुछ अजीब देखा। जो डॉक्टर उसे पकड़े हुए था वह अचानक हरे रंग की रोशनी से चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जांचने वाला जादू उपयोग कर रहा है। जादू? इस दुनिया में जादू भी है? अब जब वह सोच रहा था तो उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। भगवान जानता था कि उसे एनिमे और फैंटेसी पसंद है, तो वह उसे किसी जादुई दुनिया में ही भेजेगा। क्या तुम जादू के बारे में और जानना चाहोगे, अज़ैन? हाँ, क्यों नहीं। जादू विश्लेषण हो रहा है। जादू सिद्धांत प्राप्त हुआ। मेडिकलाइज 3 स्टार। पृथ्वी और प्रकाश तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को लक्ष्य के शरीर को देखने और किसी भी असामान्यता या बीमारी को पहचानने की क्षमता देता है। मयंक की आंखों के सामने ये शब्द तैरने लगे, कुछ वैसा ही जैसे एनिमे और गेम्स में सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। अगर मैं उन मेन कैरेक्टर्स जैसा हूं जो भी शक्ति या जादू देखते हैं उसे कॉपी कर सकते हैं, तो ये नया जीवन उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो सकता है। आखिरकार जादू वह सारी सहूलियतें दे सकता है जो उसके पुराने जीवन में कभी नहीं मिल सकती थीं। जहां पहले उसे भारी पत्थर उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट चाहिए होती, अब शायद एक साधारण जादू से ही काम हो जाएगा। पानी के जादू से तो शायद पिछली दुनिया में भूखमरी तक मिटाई जा सकती थी। यह बढ़िया है। इस जीवन में मैं और भी आरामदायक जिंदगी जी सकता हूं। अब जब वह एक अमीर घराने में पैदा हुआ है तो नौकर और जादूगर आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ना स्कूल जाना पड़ेगा, ना नौकरी करनी होगी, सब कुछ विरासत में मिल जाएगा। संभावना है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए एक निजी शिक्षक रखेंगे जो तुम्हें प्रशासनिक कर्तव्य सिखाएगा। मयंक ने चैट JK1 की बात को अनसुना कर दिया। जब उसका अपना AI असिस्टेंट ही सब कुछ कर सकता है तो उसे पढ़ने की क्या जरूरत? मयंक को बस एक ही बात की चिंता सता रही थी। इस दुनिया में वह अपना पसंदीदा एनिमे और सीरीज कैसे देखेगा? वैसे यहाँ टीवी कहाँ है? AC कहाँ है? और जैसे ही उसने कमरे के चारों ओर देखा, एक भयानक सच्चाई उसके सामने आई। जिस जगह पर एक चमकदार बिजली से रोशन कमरा होना चाहिए था, जहां AC की ठंडी हवा पूरे कमरे में घूमती होनी चाहिए थी, वहां दीवारों पर सिर्फ तेल के दिए और मोमबत्तियां लगी थीं। नहीं, धीरे धीरे सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। घर में जन्म लेना, गंदा सा कमरा, माता पिता की राजसी पोशाकें और कमरे में एक भी बिजली का बल्ब न होना, सबने मिलकर उसे वो भयानक सच्चाई बताई जिसे भगवान ने उस पर थोप दिया था। उसे एक मध्यकालीन युग में पुनर्जन्म मिला था, चाहे वह दुनिया के सबसे अमीर परिवार में जन्मा हो। लेकिन यहाँ के राजा महाराजा भी आधुनिक दुनिया के आम इंसानों जैसी सुख सुविधाओं से वंचित थे। पर सबसे बुरी बात तो ये भी नहीं थी। जादुई लाइट्स कहाँ हैं? अगर इस दुनिया में जादू है तो फिर लोग उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? मयंक को समझ नहीं आया, जब जादू से पानी, आग, हवा और जमीन तक पैदा की जा सकती है तो बिजली का इंतजाम क्यों नहीं? और ये गंध, ये क्या है? यह गंध मल से आ रही है। मल? 1 मिनट, तो टॉयलेट्स का क्या? कहीं ये मत कहना संभावना है कि इस दुनिया में कोई प्लम्बिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। नहीं, ये। मयंक के पास इस भगवान प्रदत्त दुनिया की दुखद सच्चाई को लेकर चिल्लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस जीवन में कोई भी सुविधा नहीं थी जो उसे सहज महसूस करवा सके। ओ आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और डॉक्टर की खुशी का ठिकाना न रहा।
अब वह एक बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य नवजात शिशु लग रहा था। एपिसोड 3 मना एकत्रित करना। मना गैदरिंग अ स्पेल। अब उसके जन्म को कुछ दिन हो चुके थे और तब से लेकर अब तक मयंक पूरे दिन बस अपने पालने में लेटा रहता था। आमतौर पर उपन्यासों और एनिमी में पुनर्जन्म का यह हिस्सा छोड़ दिया जाता है या फिर सीधे उस समय पर ले जाया जाता है जब किरदार थोड़ा बहुत चलने फिरने लगता है, लेकिन मयंक अपनी नई नीरस जिंदगी का हर एक उबाऊ पल अनुभव कर रहा था। उसे व्यस्त रखने के लिए एकमात्र मनोरंजन का साधन था पालने के ऊपर लटकते हुए घूमते हुए पक्षी, लेकिन वो भी काफी नहीं था। मेरा प्यारा बेटा कैसा है? क्या मैं अपनी माँ की बात कैसे समझ पा रहा हूँ? मैंने उनकी भाषा का बुनियादी विश्लेषण पूरा कर लिया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने उनके शब्दों का अनुवाद सीधे आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया है। उसके पास चैट AK-1 का होना सचमुच किसी वरदान से कम नहीं था। अगर यह इतना होशियार था और उसे दुनिया को जल्दी समझने में मदद कर सकता था, तो यह इस बात की भरपाई कर सकता था कि भगवान ने उसे एक मध्यकालीन दुनिया में डाल दिया है। सबसे अच्छी बात यह थी कि मयंक ने इससे ऐसा कुछ करने के लिए कहा भी नहीं था। शायद इसने उसके कमरे के बाहर की नौकरानियों और सेवकों की बातचीत सुनी होगी और अपने आप भाषा को समझ लिया। क्या मेरा मयंक बहुत प्यारा नहीं है? बोलो ना, ये सबसे प्यारा है, उसकी मां ने कहा। हाँ मैडम, छोटे साहब अब तक के सबसे प्यारे बच्चे हैं, पास खड़ी नौकरानी ने जवाब दिया। आश्चर्यजनक रूप से इस दुनिया में भी उसका नाम मयंक ही निकला। उसे इस संयोग से कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी मां ने झुककर उसके गाल खींचे। आउच, मयंक के मुंह से निकला। मैडम, शायद आपने बच्चे को चोट पहुंचा दी। ओह, मैं भी ना, मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि खुद को रोक ही नहीं पाई। मयंक को अपनी मां की यह ज्यादा मोहब्बत पसंद थी। आखिरकार उसने ही उसे जन्म दिया था। पहले कुछ दिनों में वह हर पल उसके साथ रही, जबकि चाहती तो उसे अपनी कई नौकरानियों को सौंप सकती थी। तुम मेरे साथ ध्यान लगाने क्यों नहीं आते? क्या पता ये भी मेरी तरह पृथ्वी तत्व का जीनियस निकले। उसकी मां ने उसे पालने से बाहर निकाला और जमीन पर पद्मासन में बैठ गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाया और उसके पेट में गुदगुदी की। मेरे प्यारे मयंक, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें जादू के बारे में सब कुछ सिखाऊंगी। तुम्हारे पिता कहते हैं कि उन्हें एक शिक्षक बुलाना है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद सिखा सकती हूँ। जैसे ही वह तैयार हुई, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे की पहले वाली मुस्कान अब एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गई। तभी अद्वैत ने देखा कि कमरे में हर जगह काईसी हरी रेत जैसे छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई देने लगे। ये उड़ते हुए कण धीरे धीरे उसकी मां के चारों ओर घूमने लगे और फिर उसकी त्वचा के अंदर समा गए। वो क्या कर रही है? ये क्या चीजें हैं? ये पृथ्वी तत्व की मना, अर्थ एलिमेंट माना। ये उसके शरीर के चारों ओर एकत्र हो रही हैं और फिर उसकी नाभि में संग्रहित हो रही हैं। मयंक को यह तकनीक फैंटेसी एनिमी से जानी पहचानी लग रही थी। अगर वह गलत नहीं था तो यह एक प्रकार की साधना थी जिससे मना एकत्र की जाती थी। वह इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। पुनर्जन्म के बाद से उसने इससे अधिक शानदार कुछ नहीं देखा था। उसकी मां ने लगभग 1 घंटे तक ध्यान लगाकर सारी पृथ्वी तत्व की मना अपने शरीर में समेटी। जब वह ध्यान से उठी तो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने उसे फिर से पालने में रखा और अलविदा कहकर चली गई। उसके जाने के बाद भी अद्वैत मना को देखकर अब तक चकित था। क्या मैं भी यह कर सकता हूं? विश्लेषणपूर्ण जादू संचित करने का सिद्धांत प्राप्त हुआ। क्या आप मना एकत्र करना शुरू करना चाहेंगे? बिल्कुल, अद्वैत ने मन में कहा। अगर वह दोबारा उन चमकते हुए कणों को देख सकता था तो इस बोरिंग शिशु अवस्था की परेशानी खत्म हो जाती। वह एक ही समय में 2 काम कर सकता था, अपनी ताकत बढ़ाना और अपने आप को पालने में रहते हुए व्यस्त रखना। सिद्धांत डाउनलोड हो रहा है। पूर्ण। अचानक अद्वैत के दिमाग में ढेर सारा ज्ञान भर गया। बिना सोचे समझे उसने अपनी आंखें बंद की और ठीक अपनी मां की तरह ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसे यह समझाने का तरीका नहीं पता था, यह जैसे एक स्वाभाविक कृति हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक और हाथ मिल गया हो जिसका केवल एक काम थामना, माना, एकत्रित करना। धीरे धीरे पूरा कमरा विभिन्न रंगों के कणों से भरने लगा। हरा, नीला, लाल और चांदी जैसी चमकदार धूल कमरे में तैर रही थी। अगर हरा पृथ्वी है तो क्या इसका मतलब यह है कि नीला जल है, लाल आग है और चांदी वायु है? ये तो अधिकांश फैंटेसी में मूल तत्व होते हैं। बिल्कुल सही। इस कमरे में मौजूद तत्व 4 मुख्य तत्वों से बने हैं। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे उसने अपने पेट में एक तूफान या बवंडर सा बनाया हो जो कमरे के सारे कणों को खींचने लगा। धीरे धीरे हर एक तत्वीय मना उसकी त्वचा में समाकर उसके पेट में गहरे जाकर इकट्ठा हो गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में 4 बहुत ही छोटे कंकड़ बन रहे थे, जिनका हर एक रंग चारों तत्वीय मना के रंग जैसा था। वे अपने आप को उनकी संबंधित पत्थरों में सजा रहे थे और उनके आकार को बड़ा करने लगे थे। अगर मैं इन चारों को अवशोषित कर सकता हूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं सारे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर सकता हूं? हाँ, यह सही है। हालांकि यह आपकी शक्तियों की सीमा नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में अन्य तत्व भी हैं जो इस कमरे में मौजूद नहीं हैं। आपको उनके साथ भी संगतता हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने अपनी शक्तियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह अब उन अन्य मुख्य पात्रों जैसा बन गया था जो एनिमी में सारे तत्वों को मास्टर कर सकते थे।
यह अच्छा है, लेकिन यह थकान देने वाला भी है। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बीते थे। मैं थक गया। स्वचालित रूप से सोते समय मना एकत्रित करना शुरू किया जा रहा है। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और झपकी लेने लगा, जबकि मना के कण उसकी त्वचा में समाते रहे। कुछ समय बाद उसकी मां कमरे में आई और देखा कि पृथ्वी तत्व के कणों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने इसे बस एक संयोग मान लिया, यह जाने बिना कि यह उनका बेटा था जिसने इसे खाली कर दिया था। कुछ और महीने बीत गए और मयंक अपने शिशु कर्तव्यों को निभाता रहा। पूरे दिन सोते रहना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। वह मानसिक संतुलन बनाए रखने का केवल एक तरीका जानता था, मना एकत्रित करना। हर दिन वह जितना हो सके आसपास से मना तत्वों को इकट्ठा करता और अपने शरीर में तत्वीय पत्थरों को मजबूत करता। उसने देखा कि जैसे जैसे वह ज्यादा तत्व एकत्रित करता गया, उसकी तत्वों के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई। अब वह हवा में मौजूद मना की मात्रा और उसमें समाहित तत्वों को भी महसूस कर सकता था। यह केवल मना एकत्रित करने से होने वाला एक लाभ नहीं था, किसी तरह यह उसे अपने शिशु शरीर को इतना मजबूत करने में मदद कर रहा था कि वह लगभग खड़ा हो सकता था। बेशक वह यह केवल तब करता था जब वह अकेला होता था, और वैसे भी उसे उतनी देर अकेला रहने का मौका नहीं मिलता था जितना वह चाहता था। अगर उसे उसकी मां की गोदी में नहीं लिटाया जा रहा होता तो वह शायद एक और नौकरानी के हाथों तंग आ रहा होता। किसी तरह उन्होंने उसे इतना पसंद किया था कि उसे महल में दिखाने के लिए हर जगह ले जाती और उसके गालों को दबाती। ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे न केवल प्यारा बल्कि हैंडसम भी बना दिया था। वह सफलता से पीड़ित था, जैसा कि कहते हैं, और जितना अजीब लगता था, मयंक को अपनी मां और पिता के नाम जानने में लगभग 2 महीने लग गए। यह इसलिए था क्योंकि उसकी मां ने उसे हमेशा मम्मी कहने की जिद की थी। इस बीच उसके पिता हमेशा घर से बाहर रहते थे। जो कुछ भी उसने उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों से समझा वह यह था कि उसका पिता एक ऐसे व्यवसाय में व्यस्त था जो उसे अधिकांश रातें घर से बाहर रखता था। उसकी मां को यह बहुत पसंद नहीं था और वह हमेशा इस बारे में शिकायत करती रहती थी। कुछ बात थी पार्च्ड लैंड्स के बारे में या ऐसा कुछ, लेकिन नौकरानी की गपशप को ध्यान से सुनकर मयंक ने यह समझ लिया कि उसकी मां का नाम लिलिया था, जबकि उसके पिता का नाम बार्ट था और उसका नाम था मयंक वॉन वैंडरबिल्ट। वैंडरबिल्ट परिवार दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवार था। कम से कम यह वही था जो भगवान ने कहा था। वह अभी तक घर से बाहर नहीं गया था, इसलिए वह बाहरी दुनिया की स्थिति का आकलन नहीं कर सकता था। लेकिन जितना भी अमीर थे, उनके पास एक एयर कंडीशनर तक नहीं था। वह केवल इस तथ्य पर निर्भर था कि उसे अपने परिवार से एक बड़ा विरासत मिलने वाली थी। वह उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए करना चाहता था जब तक वह जीवित रह सके, परंतु वह सब तब तक इंतजार करेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। अब के लिए वह अपनी शिशु जीवन शैली के साथ जारी रखेगा। मयंक जल्दी ही 1 साल का हो गया और यह वैंडरबिल्ट परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। उसकी मां ने तुरंत उसके जन्मदिन के लिए घर के पास एक छोटा सा स्थल बनाने का आदेश दिया। यह शायद मयंक का पहला संकेत था कि उसका परिवार कितना अमीर था। वह छोटा स्थल जो उसकी मां ने उसके लिए बनाया था, वह फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बग्घी से जाना पड़ा, और यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। वह असल में इस बात से असंतुष्ट थी कि यह कितना छोटा था। उसके शब्द थे, मुझे माफ करना बेबी, मैं अगले साल तुम्हारे लिए एक बड़ा स्थल बनाऊंगी। इस पहले जन्मदिन के लिए जो हमने खर्च किया है वह कितना कम है, यह हास्यास्पद है, लेकिन हमारे पास अब समय बहुत कम है। चिंता मत करो, मैंने अगला स्थल पहले ही बनवाना शुरू कर दिया है। इस छोटे से स्थल को बनाने के लिए जितनी मानव श्रम शक्ति लगी थी वह मयंक की गणना से कहीं अधिक थी, क्योंकि इस दुनिया में बुलडोजर या खुदाई करने वाली मशीनें नहीं थीं। सब कुछ हाथ से किया गया था। उसने माजियों को देखा जो पेड़ों को गिराने और पत्थरों को कुचलने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। यह कोई चमत्कार नहीं था कि 10,000 से ज्यादा लोग हर दिन मयंक के पहले जन्मदिन के लिए स्थल बना रहे थे। जादू की सिद्धांत प्राप्त की, 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 जादू की सिद्धांत प्राप्त की। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि मयंक यह सब अपनी आंखों से देख सकता था कि माजी अपने शरीर से मना कैसे खींचकर और बाहर छोड़कर अपनी जादुई क्रियाएं करते थे। अगर कोई हवा की एक बाढ़ बनाना चाहता था जो पेड़ों को गिरा सके, तो उसे हवा के मना को अपने पेट से हाथों तक प्रवाहित करना होता और फिर उसे जादू में बदलकर दुनिया में छोड़ देना होता। और चैटक वन की मदद से मयंक को उन जादुओं के सिद्धांत का पता चला जिससे वह खुद भी उस जादू का इस्तेमाल कर सकता था। बेशक इसके लिए उसे पर्याप्त मना इकट्ठा करना पड़ा। एक बार जब वह अपनी पालने में वापस लौट आया, मयंक ने बिना समय गंवाए जादू आजमाना शुरू कर दिया। टॉर्नेडो 3 स्टार हवा तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को एक विशाल घूमते हुए बवंडर को बुलाने की अनुमति देता है जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को खींचता है। मयंक ने इस जादू को करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पास इसे करने के लिए पर्याप्त मना नहीं था। ज्यादातर जादू जो उसने श्रमिकों से सीखे थे वे 2 सितारा या उससे ऊपर थे, जो फिलहाल उसके लिए बहुत कठिन थे। सौभाग्य से 4 जादू थे जो केवल 1 सितारा रेटिंग के थे। वाटरबॉल 1 स्टार पानी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को पानी का गोला बनाने की अनुमति देता है। एम्बर 1 स्टार
आग तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को अपनी अंगुली के टिप से एक छोटी सी आग बनाने की अनुमति देता है। रॉक थ्रो ऑन। पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को छोटे पत्थरों को नियंत्रित करके उन्हें बाहर फेंकने की अनुमति देता है। विंड ब्लो 1 स्टार। हवा तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को लक्ष्य दिशा में हवा की एक हल्की धारा बनाने की अनुमति देता है। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया, जिससे तत्वीय कण उसके पेट से बहकर उसके हाथों के टिप तक पहुंच गए। सबसे पहले उसके बाएं हाथ के ऊपर एक पानी का गोला दिखाई दिया। वह केवल उसके छोटे हाथों जितना ही छोटा था, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह सचमुच जादू कर सकता था, जबकि वह एक शिशु था। वह यहां नहीं रुकना चाहता था। उसने एक और जादू किया और एक छोटा सा पत्थर पानी के गोले के पास प्रकट हो गया। फिर उसने अपनी अंगुली उठाई और एक छोटी सी आग बनाई जो एक मोमबत्ती की लौ के आकार की थी। ये तीनों तत्व हवा में तैर रहे थे और आखिरी जादू के साथ मयंक ने हवा की एक हल्की धारा बनाई, जिससे तीनों तत्वीय मैनिफेस्टेशंस दीवार की ओर फेंके गए। चुक एपिसोड 3 फर्स्ट बर्थडे। आखिरकार मयंक का पहला जन्मदिन आ गया था। दिन बहुत तेजी से बीत गए और उसकी वजह थी एक छोटा सा हादसा जो उसके पालने में हुआ। किसी तरह दीवार पर जलने के निशान और पानी के धब्बे मिल गए थे। वो बहुत छोटे थे, लेकिन इतने काफी थे कि पूरे घर में हड़कंप मच गया। जल्दी ही पता चला कि उनमें जादू के अंश हैं, यानी किसी ने युवा मालिक के कमरे में जादू चलाया था। भले ही यह एक मामूली घटना थी, लेकिन उसकी मां ने ऐसा बर्ताव किया जैसे मयंक पर असफल हत्या की कोशिश हुई हो। नौकरानियों की संख्या दुगनी कर दी गई, सुरक्षा 3 गुना कर दी गई और मयंक को फिलहाल के लिए अपनी मां के कमरे में ही सुलाया जाने लगा। मयंक को लगा कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन उसने नौकरानियों की बातों से जाना कि यह छोटा सा हादसा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मैजिक इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्द ही पता लगा लिया कि यह जादू एक ही व्यक्ति ने एक ही समय में डाला था। कोई बड़ी बात नहीं, मयंक ने सोचा, लेकिन फिर उसे पता चला कि एक साथ कई तत्वीय मना होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। 2 तत्वों का होना आपको प्रतिभाशाली की श्रेणी में डाल देता है, जबकि 3 तत्वों वाले को अलौकिक प्रतिभा कहा जाता है। और 4 तत्व होना, यह तो केवल दंत कथाओं में ही सुना गया था। किसी तरह यह 1000 में एक बार जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली बच्चा वेंडरबिल्ट परिवार के सबसे छोटे बेटे में आकर प्रकट हुआ और 4 मामूली 1 स्टार जादू चला बैठा। यह किसी के गले नहीं उतर रहा था। तभी मयंक ने तय किया कि अब वह अपने जादू के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतेगा। कौन जानता था कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यह सारे जादू उसने चलाए थे, वो भी एक नन्हे से बच्चे के रूप में। धीरे धीरे यह हंगामा शांत हो गया। चूंकि कुछ चोरी नहीं हुआ और कोई घायल नहीं हुआ, अधिकारियों ने इसे एक अजीब प्राकृतिक घटना मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन बेशक उसकी मां खुद को रोक नहीं सकी और अपने दोस्तों से यह कहती फिरने लगी कि उसका बेटा ईश्वर का आशीर्वाद है। यह देखना वाकई दिलचस्प था कि वह कितनी तेजी से बदली। एक पल में वह चिंता में डूबी थीं और अगले ही पल जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि यह कोई प्राकृतिक घटना है, तो वह मुस्कुराते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगी। मयंक ने तय किया कि वह बड़ा होने पर उन्हें सच्चाई बता देगा। तकनीकी रूप से वह सही कह रही हैं। भगवान ने ही तुम्हें यह जीवन और सारी शक्तियां दी हैं। हाँ, लेकिन उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। अब तो वह हर मौके पर इसकी शान बघारेंगी। इसका एक उदाहरण उनके जन्मदिन की पार्टी में दिखा, जहां उसकी मां ने हर बड़े मेहमान का स्वागत किया और मयंक को व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलवाया। वह जैसे एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रही थीं, हर बार एक जैसी बातें दोहराते हुए उसकी तारीफ करती रहीं। शुक्र है कि उसके पिता ने बीच में ही उन्हें रोक दिया, वरना मयंक बुरी तरह ऊब जाता। अगर हंगामा न होता तो मयंक जरूर अपनी स्टॉलर से निकलकर पार्टी छोड़ देता, लेकिन चूंकि उसे एक शिशु का अभिनय करना था, उसे अपनी स्टॉलर में शांत बैठकर सिर्फ अपनी मां का घमंड झेलना पड़ा। इस बीच उसने तय किया कि वह थोड़ा और मना इकट्ठा करेगा। उसने बहुत कम मात्रा में मना खींचा ताकि किसी को शक न हो। जल्द ही वह थक गया और नींद में चला गया। लेकिन जैसे ही वह सोने ही वाला था, उसने अपने माता पिता और कुछ मेहमानों के बीच एक अजीब सी बातचीत सुनी। मानना पड़ेगा वेंडरबिल्ट्स, तुम लोगों का बेटा बड़ा ही सुंदर है, किसी बूढ़े आदमी ने कहा। ये तो मेरे जीन्स की वजह से है बेशक, हालांकि मुझे लगता है कि मेरे पति से भी कुछ अच्छे गुण उसे मिले हैं, उसकी मां ने जवाब दिया। हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी वंशावली काबिले तारीफ है। क्यों ना हम कुछ ऐसा तय करें जिससे दोनों परिवारों को लाभ हो। जैसा कि आप जानती हैं, मेरी बेटी का भी अभी जन्म हुआ है। मैं सुन रही हूं, उसकी मां बोली। समय बीता और मयंक अब 5 साल का हो चुका था। उसने आईने में खुद को देखा और एक आकर्षक बालक दिखाई दिया। उसके बाल उसकी मां जैसे सुनहरे थे और जबड़ा उसके पिता की तरह तीखा। उसने हाथ उठाया और एक जादू चलाया। उसके सिर से भी बड़ा एक पानी का गोला बन गया। उसके शरीर में मौजूद तत्वीय मना की मात्रा कई गुना बढ़ चुकी थी। अब तो वह एक ही जादू से अपने बाथटब को पूरा भर सकता था, जो कि वही स्तर था जो उसने तब उन जादूगरों से देखा था। 5 साल की उम्र में वह वैसा जादू चला सकता था जैसा कोई 25 साल का वयस्क करता है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात थी उसका नियंत्रण। सिर्फ पानी का एक गोला बनाने के बजाय वह उसे अपनी इच्छा अनुसार फैलाता, सिकोड़ता और उसका आकार बदल सकता था। अगर चाहता तो वह सिर्फ 1 सेकंड में पानी को आदेश देकर खुद को धो भी सकता था।
लेकिन बेशक ऐसा करने से शक हो सकता था। यंग मास्टर, मैं बाथरूम में आ रही हूं, बेरेटा ने कहा, जो हाथ में पानी की एक बड़ी बाल्टी लिए हुए थी। वह मयंक की एक नौकरानी थी और उसके नहाने की देखभाल उसी के जिम्मे थी। अगर मयंक अपने जादू से खुद को नहाने लग जाता तो बेरेटा को तुरंत शक हो जाता, क्योंकि टब में अभी तक पानी डाला ही नहीं गया था। वह तो पहली बाल्टी अभी ला रही थी। हाय, ये कितना असुविधाजनक है, मयंक ने निराशा में कहा। जब भी उसे नहाना होता, बेरेटा कुएं से पानी भरती और धीरे धीरे उसके बाथटब को भरती। उसे पिछवाड़े के कुएं तक 5 बार जाना पड़ता। मुझे मध्ययुगीन समय की यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। मैंने अपनी पुरानी दुनिया के नल को बहुत हल्के में लिया था। काश यहां भी वो होता। अगर मुझे पता होता कि वो कैसे काम करता है तो मैं खुद उसे बना लेता। मयंक पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि आधुनिक नल कैसे काम करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक नल कैसे काम करता है? चैट AK1 का समय पर दिया गया सुझाव सुनकर मयंक चौंक गया। तुम ये कर सकते हो? उसका पर्सनल AI असिस्टेंट बिना देर किए सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में डाउनलोड कर देता है, जिससे उसे नल की यांत्रिक कार्यप्रणाली की पूरी समझ मिल जाती है। मैं इसे बना सकता हूं। क्या आप चरणबद्ध तरीके से नल बनाने का निर्देश चाहते हैं? अचानक जानकारी की एक बाढ़ मयंक के दिमाग पर छा गई। आरेख और ब्लूप्रिंट उसकी याददाश्त में गहराई से अंकित हो गए। अब वह उन्हें अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानता था। चैट AK1 द्वारा प्रदान की गई प्लम्बिंग की पूरक जानकारी के साथ मयंक को अब पूरी तरह से समझ आ गया कि वह खुद से नल कैसे बना सकता है। हाँ, क्या आपने कुछ कहा, यंग मास्टर? बेरेटा बाथरूम में आई और देखा कि मयंक खुशी में उछल कूद कर रहा था। ओह, कुछ नहीं। मयंक ने अपने उत्साह को दबाने की कोशिश की, लेकिन अपने लिए एक चलता फिरता पानी का स्रोत बनाने का ख्याल ही उसे बेहद उत्साहित कर रहा था। यह आरामदायक जीवन की दिशा में पहला कदम था। फू फू फू, लगता है यंग मास्टर उस उम्र में पहुंच गए हैं। हाँ हूं? ओह, कुछ नहीं, आप अपने नहाने का आनंद लीजिए, यंग मास्टर। बेरेटा ने पानी की बाल्टी टब में उड़ेली, लेकिन उससे टब मुश्किल से भरा। उसे टब पूरी तरह भरने के लिए अभी कुछ और बार कुएं तक जाना पड़ेगा। उसकी कमर में चुभती सी जलन हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखाया और यंग मास्टर के सामने बिल्कुल सामान्य बनी रही। आपके कपड़े कमरे में तैयार हैं, यंग मास्टर। ठीक है, धन्यवाद। मयंक टब में उतर गया और मन ही मन अपने नल बनाने की योजना बनाने लगा। इधर बेरेटा बाथरूम से बाहर गई और तब जाकर उसके चेहरे पर थकान झलकी। एक नौकरानी उसके पास आई और बोली, क्या आप ठीक हैं? बेरेटा ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। लेकिन नौकरानी ने उसके चेहरे पर दर्द साफ देख लिया। वह चिंतित हो उठी। बेरेटा अब इतनी जवान नहीं रही थी कि इस तरह की तकलीफों को नजरअंदाज कर सके। आप हर बार यंग मास्टर के लिए खुद पानी भर कर लाती हैं। इसकी जरूरत नहीं है। घर में कई जल जादूगर हैं, वे एक पल में पानी भर सकते हैं। बेरेटा ने बात टाल दी। नहीं नहीं, यंग मास्टर को थोड़ा गर्म पानी पसंद है। जादूगरों द्वारा बुलाया गया पानी बहुत ठंडा होता है। नौकरानी ने गहरी सांस ली। सिर्फ इस वजह से आप अपनी कमर तोड़ रही हैं? आप यंग मास्टर को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार देती हैं। बेरेटा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, आखिर यंग मास्टर हैं वो। नहाने के बाद मयंक तुरंत घर की लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। वहां दुनिया और उसके इतिहास पर आधारित ढेरों किताबें रखी थीं। दुनिया के सबसे अमीर परिवार की लाइब्रेरी के पास इतनी किताबें थीं कि किसी एक महल का पूरा बजट उसमें खर्च किया गया था। केवल इस लाइब्रेरी की जगह ही उसकी पुरानी दुनिया के एक महल जितनी थी। वह लाइब्रेरी में घूमते हुए उस विषय की किताब ढूंढता रहा जो उसे चाहिए थी। आखिरकार उसे वह मिल गई। वेंडरबिल्ट का इतिहास। नल बनाने के लिए जरूरी उपकरण तैयार करने से पहले मयंक को यह जानना जरूरी था कि इस घर में प्लम्बिंग इंस्टॉल करना संभव भी है या नहीं। उसे पूरे घर का ब्लूप्रिंट और ढांचा देखना था। उसे यह भी जानना था कि उपकरण कहाँ लगाया जाएगा। इसलिए पहले उसे पूरे इलाके की रूपरेखा समझनी थी। अंततः उसे एक किताब दिखी जिस पर लिखा था बार्ट वेंडरबिल्ट मेंशन। वह सीढ़ी पर चढ़ा और वह किताब उतारी। फौरन वह एक मेज पर बैठा और पन्ने पलटने लगा। बेशक सारी किताब इस दुनिया की भाषा में थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पर्सनल AI असिस्टेंट सारा काम करने के लिए मौजूद था। क्या तुम प्लम्बिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छा स्थान ढूंढ सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। विश्लेषण कर रहा हूँ। मयंक पन्ने पलटता रहा और चैट AK1 उन्हें स्कैन करता रहा। अगर इस वक्त कोई उसे देखता तो यही सोचता कि वह बस वयस्कों की नकल कर रहा है, पन्ने पलटते हुए बिना एक शब्द पढ़े। विश्लेषण पूरा हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको प्लम्बिंग सिस्टम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताऊं? बताओ। और तभी एक और सूचना की लहर मयंक के दिमाग में समा गई। हवेली की आंतरिक संरचना की ढेर सारी जानकारी उसकी चेतना में भर गई। इतना ही नहीं, उसे अपने प्रोजेक्ट का अंतिम परिणाम भी दिखाई दिया। चैट AK1 ने उसके दिमाग में एक होलोग्राफिक छवि दिखाई जिसमें हवेली में पहले से ही प्लम्बिंग सिस्टम स्थापित था। अच्छा, बहुत अच्छा, अब बस मुझे इसे बनाना सीखना है। चैट AK1 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पाइप तांबे से बनने थे, क्योंकि तांबा इस दुनिया में कोई दुर्लभ धातु नहीं था। वह इसे अपने परिवार की संपत्ति का उपयोग करके आसानी से प्राप्त कर सकता था, और जहां तक उन्हें पाइप में बदलने की बात थी, वह भी उसके लिए आसान था।
उसे पहले ही कुछ प्रोडक्शन टाइप जादुई मंत्र मिल चुके थे जो उसे उसके जन्मदिन के आयोजन स्थल के निर्माण में लगे जादूगरों से मिले थे। माना के पहले संग्रहण की वजह से मयंक महज 5 साल की उम्र में ही 2 स्टार जादू का उपयोग करने में सक्षम हो चुका था। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मेटल बेंड और मेटल फ्यूज दोनों ही 2 स्टार रेटेड जादू थे। उसे अभी मंत्रों और उनकी रेटिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो अनुभव उसने खुद किया था उसके अनुसार 1 स्टार और 2 स्टार जादू में मुख्य अंतर केवल उतनी अधिक मात्रा में मना की आवश्यकता थी। ठीक है, मैं इसे अभी बना सकता हूं। मयंक गंभीर चेहरे के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकला। अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वह सबसे जरूरी चीज नहीं भूल सकता था, सामग्री, और उन सामग्रियों को पाने के लिए उसे खरीद की अनुमति चाहिए थी। वह हवेली के एक दरवाजे के सामने पहुंचा, ऐसा चेहरा लिए जैसे किसी युद्ध में जा रहा हो। ठक ठक, आ जाओ। एटलन ने दरवाजा खोला। कमरे के दूसरी ओर खड़ी शख्सियत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, मानो उसे मयंक पर पूरा नियंत्रण हो। मां, मैं आपसे सौदा करने आया हूं। क्या है मेरे प्यारे बेटे? उन्होंने अपने चेहरे को रुमाल से पंखा करते हुए कहा। मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। उनकी मां अपने बिस्तर के पास वाली कांच की खिड़की की ओर चल दी। और मैं ऐसा क्यों करूं? मयंक ने दांत भींचते हुए कहा। बदले में आप मेरी गाल 5 बार खींच सकती हैं। मंजूर है। और इस तरह मयंक ने आखिरकार अपने प्लम्बिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की, भले ही दिन के अंत तक उसके गाल लाल और सूजे हुए हों। एपिसोड 7, नल का निर्माण। मयंक को आखिरकार सामग्री की एक बड़ी खेप एक बॉक्स में मिल गई। चूंकि वेंडरबिल्ट परिवार कई व्यापारों में शामिल था, वे आसानी से अपने गोदाम से कुछ धातुएं निकालकर छोटे मालिक को दे सकते थे। जहां तक इस प्रोजेक्ट को बनाने की जगह की बात थी, मयंक के पास एक योजना थी। किसी सुनसान इलाके में बने विशाल एस्टेट का फायदा था कि वहां बहुत सारी खाली जगह होती थी। वेंडरबिल्ट हाउस एक जंगल के बीचों बीच बना था, जिसके चारों ओर पहाड़ और पहाड़ियां थीं। यह जगह लोगों से दूर, शांत और किसी भी खतरनाक जानवर से मुक्त थी, इसलिए मयंक को अकेले बाहर जाने में कोई हिचक नहीं थी। मयंक ने एयर जंप नाम की 1 स्टार जादुई कला की मदद से दीवारों को पार कर अपने शरीर की बेहतर ताकत का उपयोग करते हुए घर से चुपचाप बाहर निकल गया। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मैं बिना किसी रुकावट के अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं। चैट AK1, क्या तुम ऐसी जगह ढूंढ सकते हो? समझ गया। स्थान विश्लेषण जारी है। स्कैनिंग। मिल गया। अचानक मयंक को एक विशाल तीर दिखाई दिया जो जंगल के अंदर की ओर इशारा कर रहा था। वह उसका पीछा करने लगा और कुछ ही मिनटों में खुद को एक छोटे से पहाड़ की तलहटी पर एक समतल दीवार के सामने पाया। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। मैं यहां एक छोटी सी गुफा बना सकता हूं। मयंक ने बोल्डर क्रश नाम की 1 स्टार जादुई कला का उपयोग किया और दीवार को धीरे धीरे तराशना शुरू किया। जब उसने मंत्र छोड़ा तो दीवार पर बास्केटबॉल के आकार का एक अर्धगोल गड्ढा बन गया और वह धूल में बदल गया। वाह, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मयंक ने कई दिन इस प्रोजेक्ट रूम को बनाने में लगा दिए। इससे 2 फायदे हुए। पहला, उसे एक अलग और शांत कमरा मिल गया जहां वह अकेले रहकर काम कर सके, और दूसरा, वह अपने मंत्रों का अभ्यास कर सका और अपने शरीर में मना को और बेहतर बना सका। लगभग 20 दिनों की मेहनत के बाद मयंक ने आखिरकार अपना प्रोजेक्ट रूम तैयार कर लिया। उसने पहाड़ के भीतर 20-20 मीटर का एक कमरा बनाया जिसकी ऊंचाई 5 मीटर थी, जो कि एक बहुत ही विशाल स्थान था। उसने टेबल, कुर्सियां और डेस्क भी धातु से बनाए, जिनके लिए उसने 2 स्टार जादुई कला मेटल बेंड का प्रयोग किया। यह नल की पाइप बनाने के लिए अच्छा अभ्यास था। सब कुछ तैयार होने के बाद मयंक आखिरकार शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठक ठक ठक, पूरे घर में हथौड़े की आवाजें गूंज रही थीं। यह कंपन हवेली के हर कोने में फैल गया था, यहां तक कि रसोई घर में काम कर रही नौकरानियों तक को यह महसूस हुआ। ऊपर क्या हो रहा है? एक नौकरानी ने पूछा। युवा स्वामी कुछ गुप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें परेशान न करे। बरेट्टा ने उत्तर दिया। इतनी जोर की आवाजें क्यों हैं? यह तो खतरनाक लग रहा है। क्या हमें इसे रोकना चाहिए? सर और मैडम तो पूरे 1 महीने के लिए बाहर हैं। नौकरानियां मयंक की हरकतों को लेकर चिंतित थीं। भले ही उसकी मां ने उसे शहर से बाहर रहते हुए जो चाहे करने की इजाजत दी थी, मगर नौकरानियों ने नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरा घर तोड़ रहा हो। फिर शांति। कुछ मिनटों बाद मयंक नीचे रसोई घर आया और उसकी हालत देख सभी नौकरानियां उसे अजीब नजरों से देखने लगीं। उसके चेहरे और कपड़ों पर धूल और मलबा चिपका हुआ था। मेहनत कर रहा हूं या फिर बहाना बना रहा हूं? हाँ, दिन भर का काम है बस, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने लिए पानी का गिलास भर लिया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। तो चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। फिर वह वापस ऊपर चला गया अपने उस अजीब से प्रोजेक्ट पर काम करने, जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया था। नौकरानियां बस देखती रह गईं, स्तब्ध। मयंक का मूड अब और अच्छा नहीं हो सकता था। कुछ और दिनों की मेहनत के बाद मयंक ने आखिरकार अपना नल प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। उसने अपने बाथरूम की ओर देखा, जहां दीवार से एक सीधा पाइप बाहर निकलता दिख रहा था, जिसके ऊपर एक साधारण लीवर लगा हुआ था। इस नल के नीचे एक छोटा सा कटोरा रखा था, जिसकी तली से पाइप जमीन की ओर जा रही थी। आखिरकार सच का पल आ गया। मयंक ने लीवर घुमाया और पाइपों के भीतर
एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही सेकंड बाद नल से पानी की पहली बूंदें बहकर कटोरे में गिरने लगीं। फिर वो बूंदें एक पतली धारा में बदल गईं और आखिरकार एक सामान्य मोटी जलधारा बन गई। मैंने कर दिखाया, मयंक ने खुशी से चिल्लाया। उसने सिंक से पानी अपने हाथों में लिया और खुद पर उछाल दिया। लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद उसकी सारी कोशिशें रंग लाई थीं। इस व्यवस्था को काम करने के लिए मयंक ने हवेली की छत पर एक बड़ा पानी का टैंक बनाया था। गुरुत्वाकर्षण और वायुदबाव के संयोजन से जब तक पाइप उस टैंक से नीचे होते, पानी स्वतः ही बहता रहता। इसके लिए उसे दीवारों और फर्श का कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ा ताकि पाइप बिछाए जा सकें, जिससे कमरा और हवेली का हिस्सा किसी पागल द्वारा बर्बाद किए गए क्षेत्र जैसा लगने लगा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह एक कदम और करीब था उस आरामदायक जीवन के जो उसने अपने पिछले जीवन में जिया था। और इतना ही नहीं, यह इस दुनिया के लिए एक तकनीकी क्रांति भी थी। युवा स्वामी, मुझे आपसे इन आवाजों के बारे में कुछ कहना है। बरेट्टा मयंक के कमरे में आई और सीधे बाथरूम की ओर गई, उसे रोकने के इरादे से। जब उसने कमरे में चारों ओर तबाही और धूल देखी तो वह शिकायत करना चाहती थी कि सिर्फ एक शौक के लिए उसे घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर नल पर पड़ी। नल से अब भी पानी ऐसे बह रहा था जैसे उन पाइपों के पीछे कोई उग्र नदी हो। वह स्तब्ध रह गई, अवाक। युवा स्वामी, यह क्या है? मयंक मुस्कराया। ओह, इसे नल कहते हैं। यह बस एक चीज है जो मैंने शौक से बनाई है। चलिए, आजमाना चाहेंगी? बरेट्टा को उत्सुकता तो हुई, लेकिन वह अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जादू है जो इस नल से पानी बहा रहा है। जैसे ही वह थोड़ा पास आई, मयंक ने अचानक सिंक से पानी लेकर उस पर छपका दिया, जिससे वह चौंक गई। जैसे ही उसने उस पानी की गर्माहट महसूस की, उसे एक बात समझ में आई, यह कोई जादुई पानी नहीं था। यह तो कुएं से निकला हुआ एकदम प्राकृतिक पानी था। पर यह कैसे संभव है? मयंक के बाथरूम में एक भीड़ लग गई थी। सभी दासियां किसी चमत्कार की तरह उस नल से बहते हुए बिना जादू वाले पानी को देख रही थीं। यह समझ से परे है। पानी इतनी तेजी से कैसे बह रहा है? क्या कोई पीछे से पानी फूंक रहा है क्या? बरेट्टा ने गंभीरता से मयंक को घूरा। युवा स्वामी, क्या आपने इसे खुद बनाया है? मयंक ने सिर हिलाया। कैसे? सभी ने पूछा। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। मयंक ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं है, बस गुरुत्वाकर्षण और दबाव का सही इस्तेमाल किया है। आसान शब्दों में कहूं तो पानी नीचे की तरफ बहता है क्योंकि धरती उसे खींचती है, और अगर पाइप जोड़ दिए जाएं। उसने उन्हें पानी के दबाव और पाइपलाइन सिस्टम के बारे में एक छोटा सा व्याख्यान दिया। ये सभी बातें उसे चैट AK1 से मिली थीं। इसी वजह से वह बहुत जानकार लग रहा था। दासियां यह नहीं जानती थीं, लेकिन जब वे मयंक की बातें सुनती रहीं तो वे उसके ज्ञान से चकित रह गईं। पहले तो उन्हें लगा था कि यह सब जादू का कमाल है, लेकिन जब उन्होंने उसकी सरल व्याख्या सुनी तो वे खुद से सवाल करने लगीं, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? युवा स्वामी, आप तो जीनियस हैं, एक दासी ने उसकी तारीफ की। हमें तुरंत मैडम को बताना चाहिए। उन्हें जानकर खुशी होगी कि उनका बेटा सिर्फ दिखने में नहीं, दिमाग से भी तेज है। मयंक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं चाहूंगा कि मेरी मां को तब तक कुछ न बताया जाए जब तक वो लौट न आए। मैं नहीं चाहता कि उनके बिजनेस के बीच में खलल पड़े। असल में मयंक को हवेली में अपनी मर्जी से काम करने की छूट सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि उसके माता पिता शहर से बाहर थे। कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन अगर उसकी मां अचानक लौट आई और यह सब देखा तो उसे नहीं पता था कि उनका क्या रिएक्शन होगा। युवा स्वामी, ये क्या है? एक दासी की नजर आखिरकार सिंक के पास फर्श में लगी एक बड़ी धातु की कटोरी पर पड़ी। यह नल की तरह दीवार पर नहीं, बल्कि जमीन में जमी हुई थी। इस कटोरी में पहले से पानी था, लेकिन उसके ऊपर कोई नल नहीं था। ओह, उसे मैं शौचालय कहता हूं। यही असल वजह थी जिसकी वजह से उसने पूरे घर में पानी की पाइपलाइन बिछाने का विचार किया था। मयंक ने इस दुनिया में 5 साल गुजारे थे जहां हर बार जंगल या किसी हांडी में काम निपटाना पड़ता था। इस दुनिया में लोगों को गंध की आदत थी, लेकिन मयंक, जो स्वच्छता की दुनिया से आया था, उसके लिए यह बहुत ज्यादा था। जब तक उसने एक उचित पाइपलाइन सिस्टम नहीं बना लिया, हालांकि अभी तक वह एक सही फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं बना पाया था, लेकिन जो भी फ्लश किया जाता वह पाइपों के जरिए हवेली से दूर एक नदी तक पहुंच जाता। वह भविष्य में इसे बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन फिलहाल इतना काफी था। ये करता क्या है? ओह, मुझे पता है, इसमें पानी पीते होंगे, है ना? मयंक ने फौरन सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूं। वह शौचालय के पास गया और उसके ऊपर लगे बटन को दबाया, और तभी वूश, पानी जोर से नीचे की ओर बह गया और एक जोरदार फ्लशिंग आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी मयंक अपने पुराने जीवन में सुनता था। लेकिन दासियों के लिए वो आवाज किसी राक्षस की दहाड़ जैसी थी, मानो वो कटोरी के नीचे छिपा हो। सभी दासियां एकदम चौंक गईं और लगभग कमरे से उछलकर बाहर निकल गईं। ये क्या था? युवा स्वामी, क्या इसके नीचे कोई जीव है? मयंक हंस पड़ा। नहीं, इसे शौचालय कहते हैं। यहां आप अपना काम निपटाते हैं। दासियां अभी भी उस शौचालय से घबराई हुई थीं, लेकिन मयंक की बातों ने उनकी उत्सुकता जगा दी थी। मतलब काम, मतलब असली वाला काम, जैसे नंबर 1 और नंबर 2। मयंक ने सिर हिलाया।
आप इस कटोरी पर बैठते हैं और अपना काम करते हैं, फिर ये बटन दबाते हैं और सारा पानी फ्लश होकर आपके छोड़े गए काम को बहा ले जाता है। फिर आप नल से हाथ धोते हैं और इस तरह आप पूरी तरह साफ हो जाते हैं। एक दासी के चेहरे पर एक जिज्ञासु लुक था। तो जब फ्लश कर देते हो तो वो सब कहाँ चला जाता है? मैंने पाइपों को हवेली के पास वाली नदी से जोड़ दिया है, मयंक ने जवाब दिया। सभी दासियां दंग रह गईं। अब उन्हें इस शौचालय की असली उपयोगिता समझ में आ चुकी थी। आखिरकार घर में जो भी काम होता था उसे साफ करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्हें हर बार हाथ से गंदगी निकालकर नदी में फेंकना पड़ता था, एक बेहद थकाऊ और घिनौना काम। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद वे बहुत सारा पानी और मेहनत खर्च करके लैट्रिन और गंदे बर्तन भी साफ करती थीं। लेकिन इस शौचालय के साथ उन्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बटन दबाने से सब कुछ बह जाता था, हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, अब बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये तो क्रांति है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। युवा स्वामी, आपका यह आविष्कार प्रतिभा से कहीं ऊपर है। पानी का ऐसा चमत्कारी उपयोग, आप तो कई जादूगरों से भी ज्यादा रहस्यमय लगते हैं। युवा स्वामी। दासियां उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थीं। वे नल और शौचालय को ऐसे देख रही थीं जैसे वो सोने से बना हो। कुछ दासियां तो नल के बहते पानी से इतनी उत्साहित हो गईं कि खेलने और एक दूसरे पर छींटे मारने लगीं। हाँ हाँ हाँ, मयंक भी हौंस पड़ा। जब उसने पाइपलाइन सिस्टम पूरा किया था तब उसकी भी ठीक यही प्रतिक्रिया थी। ठीक है, बस करो, ये तुम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। हम पेशेवर लोग हैं। बरेट्टा ने तुरंत युवा दासियों को डांट कर रोका। वे ऐसे खेल रही थीं जैसे यह मयंक का निजी बाथरूम नहीं बल्कि कोई तालाब हो। कमरे में इस तरह भीड़ लगाना पहले ही अनुचित था। बाहर जाओ, सब बाहर, वरना मैडम को बता दूंगी कि तुम सब युवा स्वामी के कमरे में घुस गई थीं। दासियां तुरंत सीधी होकर डर के मारे कमरे से निकल गईं। उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैडम को पता चला तो वह जलन से बौखला जाएंगी। बरेट्टा भी बाहर चली गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अनुशासन में रहें। और अंततः मयंक अकेला रह गया अपने कठिन परिश्रम के फलों का आनंद लेने के लिए। एपिसोड हारोस उचित शौचालय। अगली सुबह बरेट्टा अचानक नौकरानियों की चीखों की आवाज से जाग गई। क्या? वो तुरंत बिस्तर से उठी और नौकरानियों के डॉर्मेट्री से बाहर निकली, यह सोचते हुए कि कोई भयंकर हादसा हो गया होगा। लेकिन जब उसने नीचे एट्रियम की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरा स्थान पूरी तरह से खाली था। आमतौर पर इस समय तक दासियां सफाई और दूसरे कामों में लगी होती थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं हो सकता। वो चीखों का पीछा करते हुए किचन हाउस तक पहुंची, जहां दासियां किसी चीज के चारों ओर इकट्ठा होकर उत्साह में झूम रही थीं। इतना शोर क्यों मचा रखा है? उसने पूछा। सबसे कम उम्र की दासियां उसकी ओर मुड़ीं और उनके चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान थी। उन्होंने बरेट्टा को रास्ता दिया और जो चीज वो दिखा रही थीं वो देखकर बरेट्टा स्तब्ध रह गई। जहां पहले बर्तन और रसोई के औजार रखे जाते थे, वहीं अब दीवार से एक कटोरे जैसा हिस्सा निकला हुआ था और उसके ऊपर वही चमत्कारी नल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, वहां कम से कम 3 नल एक के बगल में लगाए गए थे। युवा स्वामी ने ये रात भर में बना दिए होंगे। है ना कमाल की चीज? दासियां खुशी से चिल्लाईं। अब हम यहीं सारे बर्तन धो सकते हैं, कुएं तक जाने की जरूरत नहीं। बरेट्टा उन नलों तक पहुंची और लीवर घुमाया, जिससे साफ बिना जादू वाला पानी कटोरे में बहने लगा। शिशी, और ये तो बस शुरुआत है। आपको बाथरूम में जाकर देखना चाहिए उन्होंने क्या किया है। सब दासियां बरेट्टा को खींचकर साझा शौचालय की ओर ले गईं। यह वही जगह थी जहां हवेली के सारे कर्मचारी अपना काम करते थे, इसलिए यह जगह आमतौर पर बदबूदार और गंदी होती थी। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंची, बरेट्टा को जरा भी बदबू नहीं आई। और जब वे सभी उस कमरे में पहुंची तो कारण साफ हो गया। कमरा अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दीवार पर कई नल लगे थे, फर्श में पाइप लगाए गए थे ताकि सारा गंदा पानी बाहर निकल जाए और कमरे में बदबू न रुके। वहीं दूसरी ओर शौचालय लगाए गए थे जो सारी गंदगी को सीधे नदी की ओर बहा देते थे, जिससे बाथरूम पहले से कहीं ज्यादा साफ और ताज़ा लग रहा था। हमने इसे पहले ही आजमा लिया है और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे युवा स्वामी ने बताया था। मुझे अभी भी उस फ्लश की आवाज से डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है मैं धीरे धीरे इसकी आदी हो जाऊंगी। घर में स्वच्छ बहता हुआ पानी उपलब्ध होना एक क्रांति थी। न केवल दासियां खुद को पूरे दिन साफ सुथरा महसूस कर रही थीं, बल्कि उनका काम भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। अच्छा लगा? एक युवा पुरुष स्वर अचानक उनके पीछे गूंजा। मयंक दीवार से टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। दासियां तुरंत दौड़ती हुई उसके पास आईं और उसे गले से जकड़ लिया। युवा स्वामी, मैं आपसे प्यार करती हूं, अब जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इतनी कीमती चीज देंगे। धन्यवाद। मैं तो बस बाथरूम में ही रहना चाहती हूं। मयंक का चेहरा चारों ओर से गले लगाने वाली दासियों के बीच दब गया, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। उनकी खुशी सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में रहन सहन का स्तर कितना नीचे था। उसी क्षण उसने ठान लिया कि वो आगे भी अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता रहेगा। जैसे ही वह अत्यधिक उत्साहित दासियों से बाहर निकला, वह बरेट्टा की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने कहा। बरेट्टा ने बाकी दासियों की ओर देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवा स्वामी अब क्या दिखाने वाले हैं।
ऐसा लग रहा था कि बाथरूम ही उनकी एकमात्र सरप्राइज नहीं थी। मायंक आगे बढ़ा और नौकरानियों के डॉर्मेट्री की ओर चलने लगा। पीछे पीछे बरेट्टा और बाकी दासियां भी चल पड़ीं। डॉर्मेट्री हवेली से जुड़ी हुई एक इमारत थी जहां दासियां अपने काम से बाहर का समय बिताती थीं। वहां उनकी निजी कोठरियां और अलग अलग वॉशरूम भी थे, और ऐसा लग रहा था कि मायंक ठीक उसी दिशा में जा रहा था। युवा स्वामी? बरेट्टा ने पूछा। मायंक धीरे धीरे बरेट्टा के लिए निर्धारित वॉशरूम की ओर बढ़ा। हालांकि उसे बरेट्टा का वॉशरूम कहा जाता था, लेकिन वहां केवल जरूरी चीजें ही थीं, एक बाल्टी और एक मग जिससे वे नहाया करती थीं। लेकिन जैसे ही मायंक ने दरवाजा खोला, सभी नौकरानियां दीवार से जुड़ी एक अजीब सी पाइप को देखकर चौंक गईं। दीवार से एक पाइप निकली हुई थी जो नल जैसी लग रही थी, लेकिन यह पहले देखी गई नल से बिल्कुल अलग थी। यह एक तश्तरी जैसी धातु की आकृति थी जिसके नीचे छोटे छोटे छेद थे। इसे शावर कहते हैं। मायंक ने लीवर घुमाया और अचानक उन छोटे छेदों से पानी की बौछार गिरने लगी, बिल्कुल जैसे बाथरूम में एक छोटी सी झरना बहने लगी हो। बरेट्टा धीरे धीरे शावर से गिरते पानी की ओर बढ़ी। वह पानी गर्म था। वह ठंडा और अजीब सा पानी नहीं था जो जादूगर पैदा करते थे। यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुकूनदायक लग रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें जादुई पानी पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये शावर बनाया। अब तुम्हें कुएं से भारी बाल्टी नहीं उठानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी कमर पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। आखिरी बात बहुत मायने रखती थी। बरेट्टा और बाकी दासियां सोचती थीं कि युवा स्वामी को उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी, उसे सब पता था। युवा स्वामी, क्या आपने ये सब मेरे लिए बनाया? मायंक ने मुड़कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी लज्जा की लालिमा थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस अपने लिए भी एक शावर बनाना चाहता था, बस। और वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जवान दासियां मुस्कुरा उठीं। युवा स्वामी, झूठ भी बोलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। क्या? कितना प्यारा है? और भी ज्यादा क्यूट हो गए हैं युवा स्वामी। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि इतने केयरिंग भी हैं। क्या ही परफेक्ट इंसान है। वहीं बरेट्टा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो सिर्फ एक दासी थी, लेकिन युवा स्वामी ने उसे इतनी परवाह दी थी। यही वो वजह थी कि वह युवा स्वामी की सेवा करना पसंद करती थी, और शायद यही वो कारण था जिसके चलते वह जीवन भर उसकी सेवा करने को तैयार थी। दिन बीतते गए और युवा स्वामी की खोजें वेंडरबिल्ट हवेली के कर्मचारियों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गईं। जो लोग उस समय शहर से बाहर थे जब मायंक ने नल बनाए थे, उन्हें वापस आते ही एक अजीब नजारा देखने को मिला। दासियां अब ज्यादातर समय रसोईघर और शौचालय में बिताने लगी थीं। बटलरों को ऐसा लगने लगा जैसे दासियां अचानक दिन में 2 बार नहाने की आदी हो गई हों, लेकिन एक दिन बाद ही उन्हें सच्चाई का पता चला। दरअसल युवा स्वामी ने हर दासी के कमरे में एक शावर और शौचालय लगा दिए थे, जिससे अब उन्हें बार बार जादूगरों से पानी मांगने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, बटलर भी पहली बार इन नलों और शौचालयों को देखकर वैसे ही चौंक गए जैसे पहले दासियां हुई थीं। युवा स्वामी ने यह सब बनाया है। कुछ बटलर खुद भी कारीगर थे और जानते थे कि ऐसी पाइपलाइन और उपकरण बनाना कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ हाथ से बनाना संभव नहीं था। कुछ ऐसे बटलर जो जादू को थोड़े अच्छे से समझते थे, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि पाइप्स में जादुई छेड़छाड़ की गई थी। इससे समझ आता था कि इतनी सटीक और बिना गलती की पाइपलाइन कैसे बनी, लेकिन फिर भी ये बात समझ से बाहर थी। मायंक सिर्फ 5 साल का था। उसे तो अभी जादू सीखना शुरू ही करना चाहिए था। वो खुद से जादू कैसे कर सकता था? चूंकि वे सिर्फ बटलर थे, वे युवा स्वामी से सवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात से थोड़ा सहम गए थे कि युवा स्वामी कितना प्रतिभाशाली और जीनियस है, जो उसने ये पूरा प्लम्बिंग सिस्टम बना डाला, वो भी जादू का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल, मायंक उनकी निगाहें महसूस कर रहा था। उसे पता था कि जादू कर पाने का उसका राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। दासियां भले ही सवाल ना करें, लेकिन माँ बाप जरूर पूछेंगे। लेकिन जब तक वे हवेली में वापस नहीं आए थे, उसका राज सलामत था। और बटलरों की चुप्पी खरीदने के लिए मायंक ने उनके हॉस्टल में भी शावर और टॉयलेट लगा दिए। बस फिर क्या था, बटलर भी पानी के झरने जैसे शावर में नहाकर उतने ही खुश रहने लगे जैसे दासियां। वे अब दासियों का मजाक नहीं उड़ाते थे और खुद भी दिन में 2 बार नहाने लगे। बेशक जब भी टंकी खाली हो जाती, सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ता। मायंक ने जमीन के नीचे के जलस्रोत से जुड़ी एक टंकी के पास 6 मैनुअल पानी पंप लगाए। रोज सुबह सिर्फ 6 लोगों को कुछ मिनटों तक पंप करना होता था, ताकि टंकी में पूरे दिन के लिए पानी भरा रहे। कुएं से बाल्टी भरकर पूरे हवेली में घुमाने के मुकाबले ये मेहनत कुछ भी नहीं थी। अब 1 हफ्ता बीत चुका था जब से मायंक ने प्लम्बिंग सिस्टम तैयार किया था, और हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दासियां अब थोड़ी हल्की चाल से नहीं, आत्मविश्वास से चलती थीं। बटलर अब ज्यादा शान से चलते थे। कुल मिलाकर सब युवा स्वामी द्वारा किए गए बदलावों से बहुत खुश थे। एक दिन मायंक की नजर एक बटलर पर पड़ी जो अपनी पीठ पर एक हिरण की लाश उठाकर ला रहा था। जब उसने पूछा तो बटलर ने बताया कि पिछले हफ्ते वे सब जो हवेली से बाहर थे, वे जंगल में शिकार पर गए थे। हम सर्दी की तैयारी कर रहे हैं युवा स्वामी। हमें अभी से मांस सुखाना होगा, ताकि जब देश में खाने की किल्लत हो तब हमारे पास भंडार हो। मायंक ने उस कटे हुए हिरण की लाश को देखा और उसमें एक पीला सफेद हिस्सा देखा, वसा। और तभी उसके दिमाग में एक विचार कौन था।
जब नहाते हैं तो साफ सुथरा रहने की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जवाब था साबुन। इस मध्ययुगीन दुनिया में साबुन का एक बहुत ही कच्चा रूप था, लेकिन मायंक के मानकों के अनुसार वह पर्याप्त नहीं था। चैट AK1, क्या तुम मुझे मेरी पिछली दुनिया के मानकों के अनुसार साबुन बनाने की स्टेप बाय स्टेप विधि बता सकते हो? बिल्कुल। अगर आप ऐसा साबुन बनाना चाहते हैं जो शरीर को साफ भी करे और त्वचा को निखारे, तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। उसका निजी AI सहायक एक बार फिर उसके दिमाग में जानकारी भरने लगा और उसे एक आसान लेकिन पूरी तरह से व्यावहारिक मैनुअल दे दिया, जिसे वो उसी समय पूरा कर सकता था। क्या मुझे कुछ जानवरों की चर्बी मिल सकती है? मायंक ने बटलर से पूछा। जानवरों की चर्बी साबुन बनाने में एक अहम घटक होती है, और मायंक को यह पहले से ही पता था, चैट AK1 से पूछने से पहले भी। बटलर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा कि एक 5 साल का बच्चा जानवरों की चर्बी क्यों मांग रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा ही बच्चा वो अद्भुत चीजें बना चुका है जो दुनिया के सबसे होशियार आविष्कारक भी नहीं बना सके। आखिरकार वह मान गया। मायंक ने आगे बढ़कर बेरेट्टा से बाकी चीजें मंगवाने के लिए कहा जो उसे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थीं। युवा स्वामी, क्या आप फिर से कुछ बड़ा बनाने जा रहे हैं? बेरेट्टा ने आंखों में चमक के साथ पूछा। टॉयलेट जितना बड़ा कुछ नहीं है, वादा करता हूं इस बार घर नहीं उड़ाऊंगा, उसने दोनों हाथ छाती पर रखकर कहा। बेरेट्टा ने गहरी सांस ली और उस लिस्ट को देखा जो उसे दी गई थी। ठीक है युवा स्वामी, हम ये सामान पास के कस्बे से लाएंगे, सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएंगे। बेरेट्टा और कुछ अन्य नौजवान दासियां सफर की तैयारी करने लगीं। जैसे ही खबर फैली कि युवा स्वामी कुछ अजीब सा सामान मंगवा रहे हैं, कई और दासियां भी मदद करने आगे आ गईं। वे अब भी शॉवर और टॉयलेट के लिए आभारी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक और अद्भुत आविष्कार की उम्मीद कर रही थीं। वे चाहती थीं कि अगली खोज की गवाह सबसे पहले वही बने। मायंक ने जाते वक्त उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। वो मन ही मन खुश हुआ। इस दुनिया में अमीर मां बाप होना उसके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में वरदान था। अगर उसके पास पैसे न होते तो ये सब करना नरक जैसा होता। थोड़ा इंतजार करने के बाद दासियां उस झोले के साथ लौट आईं जिसमें सभी जरूरी सामान थे। मायंक ने तुरंत झोला खोला और देखा कि उसमें इसेंशियल ऑयल्स की शीशियां थीं और सबसे जरूरी चीज लाए और जानवरों की चर्बी साबुन के मुख्य घटक थे, इसलिए उसने बेरेट्टा से ढेर सारी मंगवाई थीं और उसने मायूस नहीं किया। मायंक तुरंत जंगल की ओर अपने प्रोजेक्ट रूम की तरफ निकल पड़ा जो पहाड़ के पास था। रात के खाने के लिए वापस आ जाना युवा स्वामी, बेरेट्टा ने पीछे से पुकारा। अब वह उसके यूं अकेले चले जाने की आदत डाल चुकी थी, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं की। अगली सुबह मायंक उत्साह से बिस्तर से उछल पड़ा और सीधे अपने प्रोजेक्ट रूम की तरफ दौड़ा। चैट AK1 के निर्देशों के अनुसार उसने बड़ी आसानी से लाए और जानवरों की चर्बी से एक साबुन का मिश्रण तैयार किया। पिछली रात उसने इस मिश्रण को एक सांचे में डाला और एक साधारण 1 स्टार एम्बर स्पेल की मदद से उसे जल्दी सुखाया, और अगली सुबह वो तैयार था। उसने अपना पहला साबुन बना लिया था। एपिसोड 6 शैम्पू। मायंक धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ा, जहां ज्यादातर दासियां आग पर कुछ पका रही थीं। जैसे ही उन्होंने युवा स्वामी को आते देखा, सभी ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। युवा स्वामी, हमने आपके पसंदीदा बीफ स्टू बनाया है, क्या आप अभी खाना चाहेंगे? युवा स्वामी। युवा स्वामी, बेरेट्टा उसके पास आई और देखा कि मायंक के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो उस समय थी जब उसने नल दिखाया था, और अब तो यह और भी संदिग्ध लग रही थी क्योंकि उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे छिपा रखे थे। हे, मैं बस अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा फीडबैक लेना चाहता था। उसके इतना कहते ही दासियों ने अपने सारे काम रोक दिए और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। क्या है ये? युवा स्वामी, क्या ये वही चीज है जो आपने पिछले बार खरीदी थी? उसने सिर हिलाया और अपनी पीठ के पीछे से सफेद रंग का साबुन निकाला। जैसे ही उन्होंने देखा, तुरंत ही उनके नथुनों में फूलों जैसी सुगंध भर गई जो उस अजीब सी साबुन की टिकिया से आ रही थी। इसे हैंड सोप कहते हैं। ये आपके हाथ, शरीर और बाकी सब कुछ साफ करने के काम आता है। मायंक नल की ओर बढ़ा और अपने हाथों पर पानी बहाया। फिर उसने साबुन को रगड़ा और तुरंत ही एक मोटा झाग बन गया जो उसके पूरे हाथ पर फैल गया। दासियां जानती थीं कि साबुन क्या होता है, लेकिन युवा स्वामी के हाथ में जो चीज थी वो एकदम अलग थी। उसकी खुशबू इत्र से भी बेहतर थी और झाग तो बाजार के सबसे महंगे साबुन से भी ज्यादा था। मायंक ने अपने हाथों से झाग धोया और उन्हें दासियों को दिखाया। देखा, एक दासी ज्यादा उत्सुक हो गई और मायंक का हाथ पकड़कर सूंघ लिया, और जैसे ही उसने सुगंध ली, वह उसकी दीवानी हो गई। हे भगवान, युवा स्वामी, ये तो कोलोन से भी बेहतर है। आपने धोने के बाद भी इतनी अच्छी खुशबू कैसे रखी? बाकी दासियां भी उस खुशबू को सूंघना चाहती थीं, लेकिन मायंक ने उन्हें रोक दिया। अगर चाहो तो इसे खुद आजमा सकती हो, उसने कहा, और साबुन की टिकिया उन्हें थमा दी। फिर तो सारी दासियां आपस में भिड़ गईं कि कौन पहले इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन आखिरकार सभी को एक एक करके इसे इस्तेमाल करने का मौका मिला। ये तो मेरे हाथ तुरंत साफ कर देता है, एक दासी बोली। जो काम उसे पहले कोयले को रगड़ कर 10 मिनट में करना पड़ता था, वही अब बस 1 मिनट में हो गया, और उसके हाथों से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। दासियों की प्रतिक्रिया देखकर मायंक को संतोष मिला। अब साबुन और पानी की बदौलत इस हवेली में सफाई का एक नया स्तर स्थापित हो गया था। आप सबकी सेवा के लिए धन्यवाद स्वरूप, मैंने ये आपके लिए तैयार किया है, मायंक ने कहा, और बाहर जाकर एक बड़ा झोला उठा लाया।
उसने सभी को एक एक साबुन और एक शीशी नीले रंग के तरल की दी। जैसा कि उम्मीद थी, दासियां खुशी से चीखने लगीं जब उन्हें यह अनमोल तोहफा मिला। वे तो साबुन के कारण इतनी उत्साहित थीं कि वो नीले तरल को लगभग नजरअंदाज ही कर गईं। युवा स्वामी, ये क्या है? एक दासी ने पूछा, शीशी को आंखों के सामने उठाते हुए। इसे शैम्पू कहते हैं। जब नहाते समय इसे अपने बालों पर लगाओगी तो इसका असर खुद देख पाओगी। एक दासी ने शीशी की कार्क खोली और उस शैम्पू को सूंघा। उसकी खुशबू साबुन से भी ज्यादा तीव्र और मनमोहक थी, क्योंकि उसमें एसेंशियल ऑयल्स की मात्रा ज्यादा थी। सभी दासियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में प्रतियोगिता की चिंगारी चमक रही थी। फिर एकदम सन्नाटा। कुछ सेकंड के बाद एक दासी खुद पर काबू नहीं रख सकी और चिल्लाई, मैं पहले नहाने जाऊंगी। उसके बाद तो सारी दासियां एक साथ बोलने लगीं, मैं भी। मैंने पहले कहा था, तुम तो सुबह ही नहाई थी। नहीं, तू रोज शॉवर लेती है। बहुत बहस के बाद आधी दासियां तुरंत अपने डॉर्म में चली गईं ताकि युवा स्वामी द्वारा दिया गया नया साबुन और शैम्पू आजमा सकें। वहीं बाकी दुर्भाग्यशाली दासियों को रसोईघर में काम जारी रखना पड़ा। कुछ देर बाद डॉर्मेट्री से लौटी दासियों से ऐसी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जैसे वे अभी अभी फूलों के किसी बगीचे में खेलकर आई हों। सिर्फ यही नहीं, उनकी त्वचा भी ऐसे चमक रही थी जैसे सारी गंदगी और धूल पूरी तरह से साफ कर दी गई हो। यहां तक कि वे खुद भी अपनी त्वचा को बार बार छू रही थीं। साबुन से नहाने के बाद वह इतनी मुलायम हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बदलाव उनके बालों में दिखा। अब उनके बाल घने और रेशमी हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें शहद में डुबो दिया हो। बाल न सिर्फ चमकदार दिख रहे थे, बल्कि उनमें अब न के बराबर उलझन और टूटन थी। बाकी दासियां भी साबुन की तारीफ करना चाहती थीं, लेकिन वे इतनी उत्साहित हो गईं कि सीधे डॉर्म में लौट गईं ताकि खुद उस जादुई साबुन और शैम्पू को आजमा सकें। इधर जो दासियां पहले नहा चुकी थीं, वे मायंक की तरफ मुड़ीं और उसके इस उदार उपहार के लिए फिर से उसकी सराहना करने लगीं। युवा स्वामी, अगर आप किसी भी युवती को ये चीजें दें तो वो बिना सोचे आपसे शादी कर लेगी। हाँ, आपके पास तो अब लड़कियों की लाइन लगने वाली है। लेकिन मायंक का ध्यान फिलहाल न लड़कियों पर था, न रोमांस पर। उसकी आत्मा पिछले जीवन की वजह से उसके शरीर से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। इस समय वह केवल इस हवेली से शुरू होकर पूरे इलाके में जीवन के स्तर को सुधारने पर ध्यान दे रहा था। अब जबकि वह साफ पानी और स्वच्छता का काम पूरा कर चुका था, तो उसकी अगली योजना और भी ज्यादा जटिल थी। इस दुनिया में अब भी समय को सूरज घड़ी, रेत घड़ी और मोमबत्तियों से मापा जाता था। अब मायंक का अगला प्रोजेक्ट था दुनिया की पहली यांत्रिक घड़ी, मैकेनिकल क्लॉक, बनाना। चूंकि यह पूरी तरह गियर और धातु की रचनाओं से बनी थी, इसलिए उसकी वर्तमान क्षमताओं से यह काम संभव था। हाँ, उसे अब 2 स्टार मेटल बेंड जादू में और अभ्यास करना होगा ताकि वह उस सटीकता को पा सके जो इस परियोजना के लिए जरूरी थी। मेटल बेंड 1N1, अग्नि और पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को धातुओं को मानसिक शक्ति से मोड़ने और नियंत्रित करने की क्षमता देता है। इस जादू की ताकत धातु की प्रकृति और जादू में महारत पर निर्भर करती है। अगले दिन वेंडरबिल्ट एस्टेट के सबसे नजदीकी शहर किंग्सब्रिज में एक दासी गई। यह एक ऐसा शाही इलाका था जहां सिर्फ उच्च वर्ग के लोग रहते, थेराज घराने, अमीर व्यापारी और धनाढ्य परिवार। दासी का नाम कैस्टेला था। वह उस जगह पर पहुंची जहां अमीर महिलाओं का आना जाना लगा रहता था। यह वह स्थान था जहां पत्नियां, उनकी बेटियां और उनकी दासियां चाय पीने और ताज़ा गॉसिप शेयर करने के लिए एकत्रित होती थीं। क्योंकि कैस्टेला वेंडरबिल्ट हवेली की दासी थी, उसे इन उच्च वर्गीय स्थानों में प्रवेश की अनुमति थी। तुम्हें पसंद आया? मेरे पति इसे परदेश से लाए हैं। यह ओरिएंट की मोती से बना है। एक महिला ने अपनी गर्दन का सुंदर हार दिखाते हुए कहा। अरे वाह, अब मैं अपने पति से कहूंगी कि मेरे और मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही लाएं। सामने बैठी दूसरी महिला ने पंखा लहराते हुए कहा। सभी महिलाओं ने हंसी में ठहाका लगाया, पर इस हंसी खुशी के माहौल के पीछे एक अनदेखा प्रतिस्पर्धा भी थी। यह सिर्फ मेलजोल की जगह नहीं थी, यह दिखावे की जगह भी थी। यहां हर कोई दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है, उसका पति उसे कितना लाड़ प्यार देता है और उसका जीवन दूसरों से कितना बेहतर है। यह एक निर्दयी माहौल था। अगर आप बहुत अमीर नहीं थे तो आपको यहां बैठने तक का हक नहीं था। उसी समय चाय पार्टी का दरवाजा खुला और साथ में एक छोटी सी घंटी की आवाज भी आई। आमतौर पर अमीर महिलाएं किसी दासी को देखकर एक बार नजर डालतीं और फिर तुरंत मुंह फेर लेतीं, लेकिन इस बार हवा में फैली एक खास खुशबू ने उनका ध्यान खींच लिया। कैस्टेला अंदर आई और सभी मैडम्स को झुककर प्रणाम किया, फिर अगल-बगल बैठी बाकी दासियों के साथ अपनी जगह ले ली। मैडम्स और उनकी अमीर बेटियां अपनी नाकें ऊपर उठाकर उस भीनी भीनी फूलों जैसी महक को महसूस करने लगीं। यह तेज नहीं थी, पर फिर भी उनके मन में उतर रही थी। परफ्यूम जैसी तीव्र नहीं, बल्कि बहुत ही सौम्य और प्रभावी। तुम्हें यह महक आ रही है? मोती वाला हार पहनी मैडम ने पूछा। मुझे भी आ रही है आंटी, और ये बहुत अच्छी है। टेबल पर बैठी एक युवती बोली। सच सच बताओ, क्या किसी ने परफ्यूम लगाया है? सभी ने सिर हिलाकर इनकार किया। उसी वक्त कैस्टेला उनके पास चाय और बिस्कुट की ट्रे लेकर पहुंची। माफ कीजिएगा मैडम्स, वेंडरबिल्ट
मालकिन इस महीने शहर से बाहर हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको हमारी स्टोर की सबसे बेहतरीन चाय और बिस्कुट परोस सकूं। कैस्टेला ने ध्यान नहीं दिया कि टेबल पर बैठी सभी महिलाओं की नजरें उसी पर टिकी थीं। जैसे ही वह पास आई, उस फूलों जैसी महक और भी तेज हो गई। भले ही मैडम्स ने तुरंत उसकी महक महसूस की, पर कैस्टेला को लगा कि किसी ने कुछ महसूस नहीं किया, क्योंकि वेंडरबिल्ट हवेली में अब सभी अच्छे से महकते थे। जब से युवा स्वामी ने उन्हें साबुन और शैम्पू दिया था, हर कोई नियमित रूप से उसका उपयोग करता था, कोई अपवाद नहीं। इसीलिए कैस्टेला की नाक को खुद की महक में कोई विशेष बात नहीं लगी। लेकिन जब पूरी टेबल 1 मिनट तक एकदम शांत रही, तब कैस्टेला को एहसास हुआ कि कुछ अलग चल रहा है। क्या मैंने कोई गलती कर दी? उसने डरते हुए पूछा। आखिरकार मोती वाला हार पहनी महिला बोली, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? कैस्टेला थोड़ा घबरा गई। परफ्यूम? माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती। बाकी महिलाओं ने सिर हिलाया। झूठ मत बोलो, हम सब औरतें हैं, हमें सब पता चल जाता है। बताओ कौन सा परफ्यूम लगाया है जिससे तुम्हारी इतनी शानदार खुशबू आ रही है। तभी कैस्टेला को सच्चाई समझ में आई। ओह, शायद आप मेरी साबुन की खुशबू महसूस कर रही हैं, उसने उत्साह से कहा। यह नहीं हो सकता, साबुन इतनी अच्छी खुशबू नहीं देते। क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो? एक मैडम ने शक से पूछा। नहीं मैडम, कैस्टेला ने जोर से सिर हिलाया, जिससे उसके बाल आगे पीछे लहराने लगे। हर बार उसके शैम्पू की खुशबू टेबल तक पहुंच जाती। टेबल पर बैठी एक लड़की तुरंत उठी और कैस्टेला के बालों को सूंघने लगी। तुम्हारे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है। बाकी महिलाएं भी उत्सुक होकर कैस्टेला के पास आ गईं और उसे ध्यान से देखने लगीं। वास्तव में उसके पूरे शरीर से एक प्राकृतिक खुशबू निकल रही थी जो किसी भी परफ्यूम से संभव नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा और बाल ही सुगंध फैला रहे हों। लेडीज, जरा तहजीब से पेश आइए। मोती हार वाली मैडम ने बाकी महिलाओं को पीछे हटाया। अब बताओ, क्या तुम पक्के तौर पर कह रही हो कि ये सारी खुशबू सिर्फ साबुन से आई है? कैस्टेला ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हाँ मैडम, मैंने सिर्फ अपने शरीर को साबुन से धोया और बालों को साफ करने के लिए एक चीज इस्तेमाल की जिसे शैम्पू कहते हैं, वो भी हर नहाने के बाद। बाकी महिलाएं धीरे धीरे अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गईं, यह सोचकर हैरान थीं कि सिर्फ साबुन और शैम्पू से कोई इतनी अच्छी खुशबू कैसे ला सकता है। क्या तुम हमें उस साबुन और शैम्पू का नाम बता सकती हो, या बेहतर होगा, क्या तुम मुझे थोड़ी मात्रा बेच सकती हो? मैं इसे एक गोल्ड के बदले खरीदने को तैयार हूं। मैं भी एक गोल्ड में खरीदूंगी। मेरे लिए 2 रिजर्व कर दो। मेरी बेटी के लिए भी एक चाहिए। सूरज ढलने से पहले कैस्टेला वापस वेंडरबिल्ट हवेली पहुंची और तुरंत युवा स्वामी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कैस्टेला, सब ठीक है? जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने तुरंत चाय पार्टी में हुई पूरी बात उन्हें बता दी। मैं आपको सच कह रही हूं युवा स्वामी, अगर आप अपना प्रोडक्ट बाजार में बेचें तो औरतें उसे झट से खरीद लेंगी। वो औरतें पैसे खर्च करने में बिल्कुल झिझकती नहीं हैं। माइकल सोच में पड़ गया। अगर सिर्फ एक साधारण साबुन और शैम्पू ही किंग्सब्रिज की अमीर महिलाओं को इतना आकर्षित कर सकते हैं कि वे एक एक गोल्ड देने को तैयार हैं, तो यह वाकई में बाजार में बेचने लायक चीज हो सकती है। हालांकि भविष्य में उसे वेंडरबिल्ट परिवार की संपत्ति विरासत में मिलनी थी, लेकिन अपने लिए भी कुछ धन कमाना बुरा विचार नहीं था। अगर वह हर बार वेंडरबिल्ट परिवार के पैसे पर निर्भर रहता तो उसे हर बार अपनी मां से सामग्री खरीदने के लिए पैसे मांगने पड़ते। पर अगर उसके पास अपनी खुद की कमाई होती तो वह अपने प्रोजेक्ट्स को गुप्त रख सकता था। एपिसोड 7, बेचने की योजना। माइकल को पता चला कि इस दुनिया में एक गोल्ड कॉइन की कीमत 1000 सिल्वर कॉइन के बराबर थी और एक सिल्वर कॉइन 1000 ब्रॉन्ज कॉइन के बराबर। तुलना करने के लिए कैस्टेला और बेरेटा जैसी नौकरानियां हर महीने सिर्फ एक गोल्ड कॉइन कमाती थीं, जो कि इस दुनिया में एक बहुत उदार वेतन माना जाता था। आम लोग तो सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स में ही गुजारा करते थे, इसलिए किसी के पास एक भी गोल्ड कॉइन होना उसे अमीर बना देता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि साबुन बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत थी उनकी कीमत केवल कुछ 100 ब्रॉन्ज कॉइन तक ही होती थी। मुनाफा जबरदस्त था। समझ गया, बताने के लिए शुक्रिया। अगर मैं ये चीजें बाजार में बेचूं तो क्या तुम सामान पहुंचाने का काम करोगी? मायंक का प्रस्ताव सुनते ही कैस्टेला की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल युवा स्वामी, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। अगर हम ये साबुन उन मैडम्स को बेचें तो इसका नाम चारों तरफ फैल जाएगा। मायंक ने सहमति में सिर हिलाया। कैस्टेला ने उन औरतों को ऐसे लोगों के रूप में बताया जो अपनी ऐशो आराम की चीजों का दिखावा करना पसंद करती थीं। जब बाकी लोग देखेंगे कि वे इस खास साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं तो जलन और लालच से बाकी लोग भी खरीदने लगेंगे। इस दुनिया में वे मैडम्स वैसी ही थीं जैसी उसके पिछले जीवन की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती थीं। दूसरी नौकरानियों को साथ लो और साबुन बनाने की सामग्री खरीद लाओ, और हाँ, कुछ विदेशी फूल और तेल भी खरीदना। चूंकि अब मायंक इसे बेचने की योजना बना चुका था, उसने सोचा कि साबुन और शैम्पू की अलग अलग वैरायटीज तैयार करेगा। हर किसी को फूलों की खुशबू पसंद नहीं आती। कैस्टेला ने जोश से सिर हिलाया और कमरे से निकल गई। अब जब वह कमरे में अकेला था, मायंक ने अपने हाथ में रखे एक गियर दांतेदार पहिए की ओर देखा। अपना 2 स्टार जादू मेटल बैंड
इस्तेमाल करके वह जो सबसे छोटा गियर बना सकता था वह एक वयस्क के हाथ के आकार का था। ये उसकी कल्पना में बने कलाई घड़ी या पॉकेट वॉच के लिए बहुत बड़ा था। लगता है अभी मुझे बड़ी घड़ी से ही शुरुआत करनी होगी। चैट AK1, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो कि शुरुआती यांत्रिक घड़ी कैसे काम करती थी? बिल्कुल, यांत्रिक घड़ियां गियर और वजन के संयोजन से निरंतर गति उत्पन्न करती हैं जो समय मापने में मदद करती है। मयंक बिस्तर पर लेट गया और जानकारी को अपने दिमाग में उतरने दिया। घड़ी बनाने की यांत्रिक जानकारी इतनी जटिल थी कि वह एक ही पल में उसे नहीं समझ सकता था। उसने पूरी रात वह जानकारी समझने और पचाने में बिताई, जब तक कि वह उसे एक इंजीनियर की तरह ना समझने लगा। उसे इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना उत्साह था कि वह लगभग सो ही नहीं पाया। थकान लाने के लिए मयंक ने ध्यान मेडिटेशन किया और अपनी मना एकत्र करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया जब तक कि उसका शरीर थक ना जाए। इस दौरान उसने अपने शरीर में माना स्टोन्स को बढ़ाना बंद नहीं किया। इस समय उसके पेट के पास 4 मुख्य तत्वीय रत्न एलिमेंटल रॉक्स छोटे अखरोट के आकार के हो चुके थे। उसे यह पता चला कि इन छोटे पत्थरों में मौजूद मना इतनी अधिक थी कि वह बिना थके 1 स्टार स्पेल्स को 10 मिनट तक लगातार चला सकता था। चैट AK1, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मना शक्ति बाकी जादूगरों की तुलना में कैसी है? माफ कीजिए, मेरे पास सटीक तुलना के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। यही उसकी जादू को छिपाने की सबसे बड़ी समस्या थी। उसके पास ऐसा कोई शिक्षक नहीं था जो उसे जादू की मूल बातें सिखा सके, क्योंकि वह जादू जानता ही नहीं माना जाता था। इसलिए वह उनसे संबंधित सवाल भी नहीं पूछ सकता था। इस वजह से उसकी जादू को लेकर समझ काफी सतही रह गई थी। उसे बहुत कुछ जानना था दूसरे जादू, मुख्य 4 तत्वों के अलावा अन्य तत्वों की मौजूदगी और स्पेल्स की स्टार रेटिंग के बीच का अंतर। मुझे एक दिन अपने माता पिता को अपनी जादू शक्ति के बारे में बताना ही पड़ेगा। जब वे वापस लौटें तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने घर की प्लम्बिंग प्रणाली जादू से ही बनाई थी। उसका ऐसा कहने का मकसद ये था कि उसे जादू सीखने का बहाना मिल जाए। उसे यकीन था कि उसका पिता तुरंत ही एक जादू शिक्षक बुलवाएगा जो उसे सब कुछ सिखा देगा। अगले दिन मयंक ने अपनी घड़ी परियोजना के पहले हिस्सों को बनाना शुरू कर दिया। चूंकि घड़ी के गियर्स में बहुत अधिक सटीकता की जरूरत थी, मयंक इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता था, वरना पूरी घड़ी ही काम नहीं करती। इसी बीच उसने कुछ नौकरानियों को बाजार में बेचने के लिए साबुन और शैम्पू तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया। स्वाभाविक रूप से उसने तुरंत ही आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए एक प्राचीन फैक्ट्री की तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी। कुछ नौकरानियां मुख्य सामग्रियों को मिलाकर उसे बारीक पाउडर में बदलने की जिम्मेदारी निभा रही थीं, जबकि अगली टीम उस पाउडर को पानी में मिलाने का काम कर रही थी। फिर मयंक ने साबुन के लिए और सांचे मोल्ड्स बनाए, जहां एक अन्य टीम धीरे धीरे मिश्रण को डालकर एकदम परफेक्ट आयताकार आकार दे रही थी। नौकरानियां इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित थीं, क्योंकि मयंक ने वादा किया था कि दिन के अंत में वे अपने लिए भी साबुन और शैम्पू ले जा सकती हैं। और जब मयंक ने उन्हें कुछ सिक्कों के रूप में मेहनताना देने की बात कही तो सभी नौकरानियों ने तुरंत मना कर दिया। जरूरत नहीं है युवा स्वामी, हम तो वैसे भी आपकी हर चीज में मदद करने के लिए ही रखी गई हैं, और ऊपर से आपने जो प्लम्बिंग सिस्टम हमें दिया है उसने हमारी जिंदगी ही बदल दी है। हमारे लिए तो यह कार्य करना सम्मान की बात है, उन्हें करने दीजिए युवा स्वामी, बेरेटा ने मयंक से कहा। आप नहीं समझते कि आपकी खोजों के लिए नौकरानियां कितनी आभारी हैं। अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो उनके पास अपनी कृतज्ञता दिखाने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। मयंक उनके त्याग से बेहद प्रभावित हुआ, लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई। वह ऐसी दुनिया से आया था जहां हर सही काम के लिए उचित मेहनताना दिया जाता था। इसलिए अगर वे सिक्के नहीं लेना चाहती थीं तो मयंक ने तय किया कि वह भविष्य में उन्हें और भी ज्यादा आधुनिक आविष्कारों से नवाजेगा। दिन बीतते गए और नौकरानियां व सेवक हर दिन कड़ी मेहनत करते रहे। वे सुबह सुबह ही हवेली के सारे काम निपटा लेते और फिर तुरंत पिछवाड़े जाकर साबुन और शैम्पू की पंक्तियां बनाना शुरू कर देते। इसी बीच मयंक अपनी घड़ी परियोजना को पूरा करने में व्यस्त था। सबसे कठिन हिस्सा तो अब खत्म हो चुका था। अधिकतर गियर्स और मैकेनिज्म उसके प्रोजेक्ट रूम में पहले ही बन चुके थे। अब बस थोड़े बहुत समायोजन बाकी थे और फिर वह इसे पूरी तरह जोड़कर चला सकता था। 2 दिन और बीते और अंततः उसने बिग बेन की एक बहुत ही प्रारंभिक और साधारण प्रतिकृति बना डाली। यह एक लकड़ी की अलमारी जितनी बड़ी थी, जिसके बीचों बीच एक गोल चेहरा डायल था, और भले ही इसकी घंटे और मिनट की सुइयां सिर्फ पतली लोहे की छड़ें थीं, फिर भी यह समय बताने का काम ठीक से कर सकती थी। जब तक कोई अंदर नहीं देखता तब तक यह देखने में ठीक ठाक लगती है, मयंक ने खुद को दिलासा दिया। क्योंकि वह अभी कोई माहिर कारीगर नहीं था, इसलिए उसने बस मेहनत और जिद के दम पर इस घड़ी को तैयार किया था। अगर कोई इसका अंदरूनी हिस्सा देखता तो वहां गियर्स और रस्सियां अस्तव्यस्त ढंग से भरी हुई मिलतीं, जिनमें सौंदर्य का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन मयंक ने सुनिश्चित किया था कि सभी यंत्र ठीक से काम करें। कम से कम उम्मीद तो यही थी। अगर यह काम करती है तो इसकी शक्ल मायने नहीं रखती। इस घड़ी की खास बात यह थी कि इसे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी, लेकिन कमी यह थी कि इसे हर दिन क्रैंक घुमाकर दोबारा सेट करना पड़ता था, जिससे अंदर का वजन नीचे आता और सुइयां चलतीं। मयंक घड़ी के किनारे गया और उसने उस पर क्रैंक घुमाना शुरू किया। डिंग! एक संतोषजनक आवाज गूंजी और मयंक ने महसूस किया कि क्रैंक में प्रतिरोध बढ़ गया है, मतलब यह अपने अंतिम बिंदु तक पहुंच चुका था। अब असली परीक्षा का समय था। मयंक ने क्रैंक छोड़ दिया और फिर टिक टॉक घड़ी के अंदर लयबद्ध ध्वनि गूंजने लगी, जैसे हर सेकंड बीतने की घोषणा हो रही हो। काम कर गई। मयंक के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक पड़ी।
यह बनाना मुश्किल था, लेकिन पूरी मेहनत सार्थक हो गई थी। युवा स्वामी, यह क्या है? मायंक को पता ही नहीं चला, लेकिन उसके पीछे पहले ही नौकरानियों और सेवकों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी की आंखों में गहरी जिज्ञासा थी, जैसे वे उस विशाल अलमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हों जो टिकटॉक की आवाज निकाल रही थी। सुनो सब लोग, इसे घड़ी कहते हैं। इसे 12 भागों में बांटा गया है और हर भाग 1 घंटे का प्रतीक है। इसके बाद मायंक ने घड़ी के काम करने के सिद्धांत पर एक लंबा व्याख्यान दे डाला, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, जिन लोगों ने कभी घड़ी देखी ही नहीं थी, उनके लिए इसे समझना मुश्किल था। असल में उसके पुराने दुनिया में भी बहुत से लोग घड़ी पढ़ना ठीक से नहीं जानते थे। अगर ये सुई अगली रेखा पर पहुंचती है तो यह एक मोमबत्ती जितने समय के बराबर होता है। जब उसने समय को मोमबत्तियों से जोड़कर समझाया, जो कि इस दुनिया में समय मापने का आम तरीका था, तो सबको बात तुरंत समझ आ गई। समझ गया? युवा स्वामी, ओह, एक और आविष्कार हमारे युवा स्वामी का। ये तो कितने बुद्धिमान हैं। दुर्भाग्यवश वे अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि घड़ी कितनी उपयोगी चीज है। आखिर उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में समय को इतनी बारीकी से देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। तो मैं अब आदेश देता हूं कि आप सभी सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे और 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। मायंक के इन शब्दों को सुनते ही सभी हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह ऐसा सख्त नियम क्यों लगा रहा है, जबकि ज्यादा काम करने से ज्यादा साबुन बनेंगे, जिससे ज्यादा मुनाफा होगा। मायंक अगर चाहता तो उन्हें पूरी रात काम करने को कह सकता था और वे बिना सवाल किए ऐसा कर भी देते। आखिरकार वे उसके परिवार के अधीन काम करते थे। लेकिन अब मायंक चाहता था कि वे दिन का आधा समय ही काम करें। युवा स्वामी, ऐसा क्यों? नौकरानियों ने पूछा। क्या आप हमें काम से निकालने वाले हैं? वे तो इतने लंबे समय तक काम करने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें यह सब सामान्य लगने लगा था। लेकिन मायंक की दुनिया में लोगों ने यह सीख लिया था कि ज्यादा काम करने से विनाशकारी परिणाम होते हैं। इंसानों को सही मायनों में जीने के लिए काम और जीवन में संतुलन जरूरी होता है। वे गुलाम नहीं थे, इंसान थे। हालांकि मायंक उन्हें उस तरह से काम करवा सकता था और इस प्रक्रिया में खूब पैसा भी कमा सकता था, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था। और इसकी वजह बहुत ही साधारण थी। अगर मुझे तुम्हारी जगह रख दिया जाए तो मैं नहीं चाहूंगा कि पूरा दिन काम करूं। बस इतनी सी बात है। मायंक ने ये शब्द एक बच्चे जैसी मासूमियत से कहे और यही बात उनके दिलों को और भी छू गई। वेंडरबिल्ट हवेली के कर्मचारियों के सीने में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वे खुद से सोचने लगे, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा युवा स्वामी मिला, जो हमें सिर्फ नौकर चाकर नहीं बल्कि इंसान समझता है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने हंसते हुए पूछा, ही युवा स्वामी, आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही सोचते रहेंगे। अब तो और मन करता है जी जान से काम करने का। हाँ, चलो और ज्यादा साबुन बनाते हैं ताकि युवा स्वामी अमीर से भी अमीर बन जाए। जरूरत पड़ी तो पूरी रात काम करूंगी। नौकरानियां और सेवक जोर जोर से खुश होकर चिल्लाने लगे और तुरंत अपनी जगहों पर लौट गए साबुन बनाने में जुटने के लिए। मायंक ने निराशा से सिर हिलाया। उन्होंने तो उसकी बात का मतलब ही नहीं समझा। हम शायद ये इसलिए इतना काम करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास करने को कुछ और नहीं है। शायद मुझे इन्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे ये दिन भर की मेहनत के बाद कुछ अच्छा महसूस करें। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और लगातार विचार करता रहा। पिछली जिंदगी में बहुत से मनोरंजन के साधन थे, लेकिन उनमें से कुछ में उन्नत तकनीक की जरूरत होती थी। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करना चाहता? और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये बात अब तक उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। उसने एनीमे और टीवी शो में अक्सर जो सबसे आम मनोरंजन और सुकून वाली जगह देखी थी, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने। एपिसोड 8 हॉट स्प्रिंग्स तैयार। अगले दिन मायंक ने अपने हॉट स्प्रिंग्स के आइडिया पर काम शुरू कर दिया। इसे ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं थी, बस एक बड़ा सा तालाब बनाना था जिसके नीचे लकड़ी और आग के लिए एक चैम्बर हो, जिससे पानी आरामदायक तापमान तक गर्म हो सके। दुर्भाग्यवश हवेली किसी ज्वालामुखी के पास नहीं थी जो कि प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स पाने का आसान तरीका होता, लेकिन फिर भी एक कृत्रिम हॉट स्प्रिंग्स तो बनाया ही जा सकता था। मायंक ने चैट एकेवन से हवेली के पास उपयुक्त स्थान पूछा जहां हॉट स्प्रिंग्स बनाए जा सकें और उसका एआई असिस्टेंट उसे नदी के पास एक समतल जगह पर ले गया। डिजाइन के लिए मायंक ने रोमन सभ्यता से प्रेरणा ली। वे अपनी स्नानगृहों काल्डारिया में गर्म हवा और धुएं का उपयोग जमीन और पानी को गर्म करने के लिए करते थे। उसने नीम से शुरुआत की, जहां छोटे छोटे पत्थरों के स्तंभ बनाए गए जिनके बीच से धुआं और गर्मी फैलेगी। इन स्तंभों के ऊपर स्नानगृह की असली जमीन बनाई गई। इसके लिए मायंक ने 2 स्टार जादू बोल्डर कार्व का प्रयोग किया, जिससे जमीन पर पड़े बड़े पत्थरों को जरूरत के अनुसार आकार दिया जा सकता था। बोल्डर कार्व हवन पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को बड़े पत्थरों से टुकड़े काटने और तराशने की अनुमति देता है। इसके साथ ही उसने 1 स्टार जादू स्टोन मेंड का भी इस्तेमाल किया, जिससे पत्थरों को बिना सीमेंट के आपस में जोड़ा जा सकता था। स्टोन मेंड 1 पृथ्वी तत्व। यह जादू समान पृथ्वी तत्वों को एक साथ ऐसे जोड़ता है मानो वे शुरू से ही एक हों। चूंकि यह काम बहुत बड़ा था, मायंक अब अपनी जादुई शक्तियां छुपा नहीं सकता था। नौकरानियों ने देखा कि कैसे हकीकत मायंक के हाथों से मुड़ने और बदलने लगी और एक हरे रंग की चमकती हुई आभा उसके शरीर के चारों ओर फैलने लगी। युवा स्वामी, वो जादू कर रहे हैं। हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए
लेकिन वो वाकई में पृथ्वी तत्व का जादू कर रहे हैं। और ये कोई साधारण जादू नहीं, द स्टार जादू है। कुछ अनजान नौकरानियां हैरान होकर बोलीं, क्या युवा स्वामी का जादू में अच्छा होना इतना हैरान करने वाला है? कई प्रतिभाशाली लोग तो 5 साल की उम्र में ही जादू सीख जाते हैं। तब अनुभवी सेवकों में से एक बोला, हाँ, अगर हम सिर्फ प्रतिभा की बात करें तो नहीं, लेकिन युवा स्वामी कुछ अलग ही हैं। कैसे? नौकरानी ने पूछा। क्या तुमने कभी इस हवेली में कोई जादू सिखाने वाला गुरु देखा है? क्या तुमने कभी मैडम को युवा स्वामी को पृथ्वी जादू सिखाते देखा है? जैसे ही बुजुर्ग सेवक ने यह बात कही, बाकी युवा नौकरानियों को पहली बार एहसास हुआ कि मायंक कितने बड़े प्रतिभाशाली हैं। वह सारे जादू खुद ही सीख गया था, किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया था। इसका मतलब था कि मायंक ने या तो अवलोकन से या अपनी अंतर्दृष्टि से जादू सीखा, जो इतिहास में सिर्फ सबसे विलक्षण प्रतिभाओं के लिए ही संभव होता था। और हम उसे ये जादू करते हुए कब से देख रहे हैं? लगभग 1 घंटा। लेकिन उसके चेहरे पर पसीना तक नहीं। इसकी मना क्षमता कितनी विशाल है। सर और मैडम को अपने इकलौते बेटे में बहुत ही बड़ा वरदान मिला है। न केवल वह एक महान शिल्पकार बनने की राह पर है, बल्कि एक जादूगर भी बन सकता है। मैडम तो खुशी से झूम उठेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा पृथ्वी जादू में भी निपुण है। उन्हें ये जानने में अभी वक्त लगेगा कि मायंक सिर्फ पृथ्वी नहीं, बल्कि बाकी 3 मुख्य तत्वों के जादू में भी दक्ष है। लेकिन वो कहानी फिर कभी। कुछ और दिनों बाद ओपन स्नानगृह आखिरकार बनकर तैयार हो गया। अगर मायंक इसे अपनी पिछली जिंदगी के बाथ हाउस से तुलना करता तो यह काफी बड़ा था, लेकिन हवेली के हिसाब से यह बस एक छोटा सा पोखर जैसा ही था। उसने इस तालाब को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। दिन भर के काम के बाद मायंक ने सभी नौकरानियों और सेवकों को अपने हॉट स्प्रिंग्स के द्वार पर बुलाया। वे अभी बाहर ही खड़े थे, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर से आती गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। युवा स्वामी, इस बार आपने क्या बनाया है? बेरेटा ने पूछा। मायंक ने लकड़ियों का एक गट्ठर उठाया और स्नानगृह के बेसमेंट की ओर फेंका, ताकि आग और तेज हो जाए। यह एक हॉट स्प्रिंग है। दिन भर की मेहनत के बाद आप यहां आकर गर्म पानी में डूब सकते हैं और आराम कर सकते हैं। यकीन मानो, यह बेहद तरोताजा कर देता है। दिन भर की मेहनत के बाद गर्म पानी में स्नान करने का विचार सभी को बेहद सुकूनदायक लगा। यह तो कमाल का लग रहा है। मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। इस बार तो आपने खुद को भी पीछे छोड़ दिया। युवा स्वामी, सिर्फ भाप से ही मेरा चेहरा जवान होता महसूस हो रहा है। सभी नौकर और नौकरानियां उत्साह और जिज्ञासा से भरे चेहरे लेकर स्नानगृह में चले गए। मायंक ने पुरुष सेवकों को दाहिनी ओर भेजा और नौकरानियों को बाईं ओर ले जाया गया। यहां अपने कपड़े उतारिए, फिर एक तौलिया लेकर खुद को साफ कर लीजिए। जैसे ही उसने उन्हें प्रक्रिया बताई, सभी नौकर नौकरानियां तुरंत हॉट स्प्रिंग्स की ओर दौड़ पड़े। और जैसे ही मायंक पुरुषों के स्नान घर की ओर बढ़ा, कुछ नौकरानियों ने उसे पीछे खींच लिया। युवा स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? उह, स्नान करने? एक युवा नौकरानी ने सिर हिलाया। उन हट्टे कट्टे पुरुषों के साथ? नहीं युवा स्वामी, आप हमारे साथ चलिए। मायंक ने मुस्कुराती नौकरानियों की ओर देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह भूल गया था, वह अभी सिर्फ 5 साल का बच्चा था और लोग उसे एक मासूम और कीमती बच्चे की तरह देख रहे थे। आइए हमारे साथ स्नान कीजिए, हम आपकी पीठ धो देंगे। मायंक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ओह नहीं धन्यवाद। ज्यादातर नौकरानियां युवा थीं, लगभग 20 साल की उम्र की। उसकी पिछली दुनिया में जिस उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी, उसके मुकाबले तो ये लड़कियां खुद बच्चे लगती थीं। अरे कृपया युवा स्वामी, जब आप छोटे थे हम आपको नहलाया करते थे, अब शर्म क्यों? नासमझी से भरी नौकरानियों की टोली मायंक को खींचकर महिलाओं के स्नानघर की ओर ले गई। ठीक है, ये सब ठीक है ना? मैं सिर्फ 5 साल का हूं, मैं बस कहीं और देखूंगा तो सब ठीक है ना? चैट AK1। हॉट स्प्रिंग्स में हांसी मजाक और छींटों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नौकरानियां गर्म पानी में आराम करते हुए और मस्ती करते हुए बहुत मजे कर रही हों। मायंक को जाहिर है इसका कुछ पता नहीं था। वह पूल के किनारे बैठा था, अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए। युवा स्वामी, हमारे साथ आइए ना, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन प्यारे से युवा स्वामी ने बस सिर हिला दिया। बाहर से देखने पर वह बस एक शर्मीला बच्चा लग रहा था। युवा स्वामी कितने प्यारे हैं। मायंक ने अपनी सारी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने अंदर के मर्दाना जज्बातों को दबा रखा था, लेकिन नौकरानियां उसे बिल्कुल भी आसान नहीं बना रही थीं। मेरी त्वचा कितनी मुलायम हो गई है, देखिए, छू कर देखिए। क्या? वहां मत छुओ। हे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी उपहार में मिली चीजें मिली हैं। चुप रहो, तुम खुद भी कुछ कम नहीं हो। मैं तो हैरान हूं कि तुम बैठ कैसे पा रही हो इतनी बड़ी के साथ। कुछ घंटों बाद सभी लोग हॉट स्प्रिंग से निकल चुके थे और उनके शरीर पर एक एक रोब था। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कोई दिव्य अनुभव किया हो। वे पहले कभी इतने आरामदायक और साफ महसूस नहीं कर पाए थे। युवा स्वामी, आपने जो दूध मंगवाया था वो आ गया, एक बटलर ने कहा, जो एक बैरल दूध लेकर गाड़ी से उतरा। बिल्कुल, हॉट स्प्रिंग्स में आराम करने के बाद एक जरूरी चीज होती है दूध पीना। गर्म पानी से निकली पसीने की कमी को यह दूध पूरा करता है। मायंक ने उन्हें सही तरीका भी सिखाया, एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ से दूध पीते हुए। आह, ये कितना स्वादिष्ट है, मैं तो जैसे पिघल ही जाऊंगी।
तो ये होता है असली आराम। हॉट स्प्रिंग्स के लिए सबके पास बस तारीफ ही थी। ये नौकर नौकरानियां बचपन से ही काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा सुकून नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 साल छोटे हो गए होंगे, गुलाबी और चिकने। मायंक संतुष्ट था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। वे बातें कर रहे थे और सितारों के नीचे रात का आनंद ले रहे थे। उसने उन्हें सिखाया था कि आरामदायक जिंदगी कैसी हो सकती है। वह नहीं चाहता था कि ये यहीं रुके। वह चाहता था कि इस दुनिया को भी ये सब दिखाए। अगली सुबह घड़ी की घंटी बजी, नए दिन की शुरुआत का संकेत। नौकर और नौकरानियां जल्दी उठे और काम पर लग गए। कल के आराम ने उन्हें पूरी तरह ऊर्जा से भर दिया था और अब वे 200% क्षमता से काम कर रहे थे। उन्होंने पानी की टंकी भरी, हवेली की सफाई की, चादरें बदलीं और बागीचे की देखभाल भी रिकॉर्ड समय में कर डाली। अभी दोपहर की घंटी भी नहीं बजी थी, लेकिन हवेली का हर काम पूरा हो चुका था। इसके बाद वे साबुन के काम में जुट गए। धूप में सूख चुके सांचे उठाकर हवेली के अंदर ले आए ताकि वे सुरक्षित रहें। युवा स्वामी की मदद करके वे उन्हें उनका दिया हर अच्छा पल लौटाना चाहते थे। आखिरकार कुछ दिनों की मेहनत के बाद मायंक के पास अब ढेर सारे तरह तरह के साबुन और शैम्पू तैयार थे। हवेली में अब जगह जगह क्रेट्स थे जिनमें ढेर सारे साबुन रखे थे और उनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में छोटे शीशियों में शैम्पू भी रखे थे। मैं अब यह सामान मैडम्स को डिलीवर करने जा रही हूं, कैस्टेल ने कहा। पहले से ही कुछ मैडम्स ने प्री ऑर्डर दे रखे थे। वे महिलाएं जिन्होंने खुद देखा था कि कैसे ये साबुन और शैम्पू कुछ परफ्यूम से भी ज्यादा खुशबूदार थे, उनमें से कुछ ने तो पूरा पूरा बॉक्स ऑर्डर कर दिया था। और अब क्योंकि बातें फैल चुकी थीं, और भी मैडम्स खुद कैस्टेल से मिलने आई थीं। यह तो शानदार है, मायंक ने कहा। बटलरों ने क्रेट्स गाड़ी में लाद दिए ताकि कैस्टेल उन्हें अगली बस्ती में ले जा सके। लेकिन रवाना होने से पहले उसने मायंक की ओर मुड़कर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। युवा स्वामी, अगर वे पूछें कि यह सामान मैंने कहां से लिया है तो मैं उन्हें क्या बताऊं? नौकर और नौकरानियां युवा स्वामी और उनके आविष्कारों के बारे में पूरी तरह चुप्पी साधे रहे। जब उन्होंने उनके माता पिता को पत्र लिखा तो उन्होंने यहां तक झूठ कह दिया कि हवेली में उनके दौरे के दौरान कुछ भी खास नहीं हुआ। यह झूठ एक ऐसा अपराध था जो नौकरी से निकाले जाने लायक था, लेकिन युवा स्वामी के लिए यह सब करना बिल्कुल सही लगा। अगर मुझे यह व्यापार अपने माता पिता से छिपाकर रखना है तो मुझे किसी और नाम का इस्तेमाल करना होगा, या फिर क्यों न इसे किसी कंपनी के नाम से चलाया जाए। उन्हें बता देना कि यह सामान एक कंपनी से आया है जिसका नाम है रिबॉर्न। रिबॉर्न, रिबॉर्न। कैस्टेल ने मायंक की बात सुनी और खुद से सिर हिलाया। रिबॉर्न, रिबॉर्न साबुन, रिबॉर्न शैम्पू, ये तो बहुत अच्छा नाम है कंपनी के लिए। युवा स्वामी, आखिरकार ये महिलाएं तो खुद को जैसे नया जन्मा हुआ महसूस करेंगी जब वे आपका उत्पाद इस्तेमाल करेंगी। ओह हाँ, उसे ये नहीं पता था कि मायंक ने ये नाम इसलिए चुना था क्योंकि वह सचमुच एक और दुनिया से पुनर्जन्म लेकर आया था। कैस्टेल खुद शहर में घूम घूम कर साबुन और शैम्पू के डिब्बे उनकी पहली ग्राहक महिलाओं के घरों तक पहुंचाने लगी। मैडम्स और उनकी बेटियां उत्साहित होकर डिब्बे खोलने लगीं और खुद ही उसकी खुशबू सूंघी। और जैसा कि वादा किया गया था, उसकी खुशबू उतनी ही लाजवाब थी जितनी कैस्टेल ने बताई थी। उन्होंने जरा भी देर नहीं की और तुरंत अपनी नौकरानियों को स्नान की तैयारी करने का आदेश दिया। वे उसी पल साबुन और शैम्पू को आजमाना चाहती थीं। क्षमा करें मैडम, इन साबुनों और शैम्पू का लंबे समय से इंतजार कर रही थीं, इसलिए वह हाल ही में थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थीं। ये आपकी मेहनत का इनाम है और थोड़ा बहुत और भी है परेशानी के लिए। मैडम के बटलर ने कैस्टेल को एक थैली दी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सिर्फ उसके वजन से ही कैस्टेल समझ गई कि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। और जब वह निकलने ही वाली थी तो बटलर ने हाथ हिलाकर उसकी गाड़ी को रोका। खक, अगर हम भविष्य में इस तरह के और उत्पाद मंगवाना चाहें तो क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? कैस्टेल मुस्कुरा उठी। जरूर, अवश्य। ओह, क्या हम उस व्यक्ति का नाम जान सकते हैं जिनकी वजह से मेरी मैडम इतनी खुश हैं? हालांकि कैस्टेल अपने युवा स्वामी की तारीफ करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने संयम रखा। यह सामान आपको एक कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है जिसका नाम है रिबॉर्न। दुर्भाग्यवश मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। रिबॉर्न, ठीक है। कैस्टेल ने उस रात की सारी डिलीवरी पूरी कर ली और सभी ग्राहकों की प्रतिक्रिया पहले वाली मैडम की तरह ही उत्साह से भरी हुई थी। एक दिन बाद उन महिलाओं के पतियों ने तुरंत फर्क महसूस किया। सिर्फ खुशबू के जरिए ही उन्हें अपनी पत्नियों से दुगुना प्यार और ध्यान मिला। इतना ही नहीं, जब वे महिलाएं पूरे शहर में घूमी तो बाकी सारी महिलाओं को जलन होने लगी। उनकी त्वचा और बाल कितने मुलायम और सुगंधित थे। और जैसे जैसे वे मैडम्स अपने अनुभवों का बखान करती गईं, रिबॉर्न साबुन और रिबॉर्न शैम्पू का नाम किंग्सब्रिज शहर के अमीरों के मन में बस गया। एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड जिसे खरीदना अब जरूरी बन गया था। एपिसोड 9, 1000 गोल्ड। चूंकि साबुन और शैम्पू की एक जोड़ी की कीमत 1 गोल्ड सिक्का थी और उन दोनों को बनाने की सारी सामग्री की कीमत लगभग 500 कांस्य सिक्के पड़ती थी, इसलिए एक जोड़ी बेचने पर मायंक को लगभग 999 500 कांस्य सिक्कों का लाभ मिल रहा था। ये सुनकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है। ये तो सिर्फ एक जोड़ी साबुन और शैम्पू की कमाई थी। कैस्टेल द्वारा पहुंचाए गए हर क्रेट में लगभग 100 जोड़ियां होती थीं, यानी हर डिब्बे से उसे लगभग 100 गोल्ड सिक्के मिलते। कुल मिलाकर मायंक अब अपने कमरे में चारों तरफ फैले 1000 गोल्ड सिक्कों को देखकर हैरान था। अरे चैट AK1, अगर इन सारे गोल्ड सिक्कों को
US डॉलर में बदला जाए तो कितना होगा? आपके पास मौजूद गोल्ड सिक्कों का मूल्य उनकी शुद्धता और स्थिति के अनुसार काफी अलग अलग हो सकता है। चूंकि आपके पास 1000 गोल्ड सिक्के हैं और हर सिक्के की शुद्धता भिन्न है, इसलिए आपके पास मौजूद धन लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। मयंक ने गहरी सांस ली। इतना पैसा तो किसी भी तीसरी दुनिया के देश में अमीरी की निशानी माना जाता है। और चूंकि सारे साबुन और शैम्पू बनाने में लगभग 1 हफ्ता लगा था, इसका मतलब यह हुआ कि मयंक हर महीने लगभग 40,000 डॉलर के गोल्ड सिक्के कमा सकता है। और अगर वह पूरे साल ऐसा करे तो वह लगभग आधे मिलियन डॉलर कमा सकता है। पिछली दुनिया में 10,000 की मासिक कमाई से आरामदायक जीवन चलाना आसान था, लेकिन अगर कोई 40,000 हर महीने कमाए तो वह अमेरिका जैसे विकसित देशों में टॉप 1% की श्रेणी में आ जाएगा। इतनी कमाई करना तो जैसे किसी चीट कोड का इस्तेमाल करना हो। सारे काम तो नौकर और नौकरानियां कर रहे थे और वह बस हवेली में आराम फरमा रहा था। फिलहाल इस पैसे को मैं संभाल कर रखता हूं। मयंक को अभी पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर उसे कुछ ऐसा खरीदना हो जो वह अपने माता पिता को नहीं बताना चाहता, तो वह निश्चिंत हो सकता था कि वह उसे खुद खरीद सकता है। कुछ दिन और बीते और कैस्टेल मुस्कुराती हुई मयंक के कमरे की ओर दौड़ती आई। युवा स्वामी, युवा स्वामी। मयंक ने दरवाजा खोला और अपनी आंखें मलते हुए बोला। घड़ी की सुबह वाली घंटी भी नहीं बजी थी, लेकिन कैस्टेल को देखकर लग रहा था जैसे वह घंटों से जागी हुई है। क्या हुआ युवा स्वामी? साबुन और शैम्पू बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। पूरे शहर की नौकरानियां बस रिबॉन्ड, साबुन और शैम्पू की ही बातें कर रही हैं। अच्छा है, मयंक ने जम्हाई लेते हुए कहा और शरीर को खींचकर स्ट्रेच किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए पैसों को लेकर उसे ज्यादा उत्साह नहीं होता था। उसके पास 1000 गोल्ड सिक्के होना ही काफी लग रहा था। आखिरकार जो चीजें वह खरीदना चाहता था वे इस दुनिया में बनी ही नहीं थीं। उन्हें तो उसे खुद बनाना था, इसलिए बाजार में उसे कुछ खास खरीदने का मन नहीं था। रुको, मैं क्यों सोच रहा हूं कि ये दुनिया बस एक मध्यकालीन दुनिया है? मैं तो भूल ही गया था, ये एक जादुई दुनिया भी है। मुझे कुछ चीजें चाहिए, क्या तुम मेरे लिए चुपचाप ला सकती हो? मयंक ने धीरे से कहा। कैस्टेल तुरंत इशारा समझ गई और एक निजी बातचीत के लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। क्या कोई खास चीज है जो आप चाहते हैं युवा स्वामी? मयंक ने सिर हिलाया। सबसे पहले मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, है ना? कैस्टेल ने अपने सीने पर मुट्ठी मारी और बोली, बिल्कुल युवा स्वामी। वह थोड़ी नाराज भी लग रही थी कि मयंक को अब भी उस पर संदेह था। मयंक ने गला साफ किया और अपनी उंगली की नोक से आग जलाई। यह उसकी सीखी पहली जादुई विधा थी। आर स्टार एम्बर। मैं जादू कर सकता हूं, उसने कहा। आग? युवा स्वामी, आप अग्नि तत्व में भी दक्ष हैं? कैस्टेल को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि मयंक जादू कर सकता है। उसे हैरानी इस बात पर थी कि वह पृथ्वी के अलावा किसी और तत्व का भी इस्तेमाल कर सकता था। इसमें हैरानी की बात क्या है? मयंक ने आश्चर्य से पूछा। युवा स्वामी, 2 तत्वों में पारंगत होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। मयंक ने कैस्टेल की ओर देखा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि क्या वह सच बोल रही है। उसे तो ये कोई खास बात नहीं लगी। आखिरकार आग का जादू ही तो नहीं था जो वह कर सकता था। उसने अपना हाथ उठाया, एक उंगली पर आग की लौ, दूसरी पर एक छोटा सा पत्थर, तीसरी पर पानी की एक बूंद, फिर एक झोंका हवा का आया जिसने उन तीनों तत्वों को उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया, इतनी कुशलता से मानो वे उसकी मर्जी से नाच रहे हों। कैस्टेल तो ये देखकर पीछे गिरते गिरते बची। 4 तत्व, ये तो असंभव माना जाता है युवा स्वामी। अब तो मैं आपको प्रतिभाशाली भी नहीं कह सकती, तो ये सामान्य बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कैस्टेल जोर से चिल्लाई। हूं। मयंक ने तय किया कि अब से वह 4 तत्वों पर अपनी महारत का प्रदर्शन जरा संभल कर ही करेगा। मेरी माने तो अभी के लिए आप सिर्फ पृथ्वी तत्व पर ही अपनी पकड़ दिखाइए युवा स्वामी। कम से कम उसे आपकी मां की विरासत मानकर समझाया जा सकता है। कैस्टेल की सलाह वाकई में बहुत सही थी। कुछ मिनटों बाद जब मयंक ने उसे पानी का एक गिलास लाकर दिया तो कैस्टेल धीरे धीरे शांत हुई। ये तो एक झटका था युवा स्वामी, माफ करना, वो थोड़ा अचानक हो गया। उसने पानी का एक बड़ा घूंट लिया और फिर मयंक की ओर मुड़ी। वैसे आपने मुझसे कुछ खरीदने को कहा था, क्या चाहिए? मयंक ने उसे एक थैली दी जिसमें 1000 गोल्ड सिक्के थे। मुझे ऐसे किताबें चाहिए जिनमें जादू, मना और मंत्रों के बारे में जानकारी हो, खासा तौर पर ऐसी चीजें जो मुझे नए मंत्र सीखने में मदद करें। कैस्टेल ने फिर से एक लंबा घूंट भरा। किताबें? युवा स्वामी, क्या आप जादुई स्क्रॉल्स की बात कर रहे हैं? वो क्या होता है? जादुई स्क्रॉल्स वो चीज होती हैं जिनका इस्तेमाल जादूगर नए मंत्र सीखने के लिए करते हैं। इनमें से ज्यादातर स्थानीय विजार्ड टावर में मिल जाते हैं। मैजिक टावर तुम कह रही हो? जरा और बताओ। मैजिक टावर एक ऊंचा मीनार होता है जहां अनुभवी जादूगर और जादू सीखने की चाह रखने वाले इकट्ठा होते हैं। इसकी ऊपरी मंजिलें आम लोगों के लिए बंद होती हैं, लेकिन पहली मंजिल व्यापार के लिए खुली होती है। वहां किताबें और स्क्रॉल्स बेची जाती हैं और आप वहां से किसी जादूगर को किराए पर भी ले सकते हैं। मयंक को मैजिक टावर में बहुत दिलचस्पी हुई। उसने उसकी कल्पना की जैसे वो फैंटेसी किताबों में पढ़ा करता था। चलते फिरते चित्र, हवा में तैरती मंजिलें और गुप्त कक्ष। क्या तुम कभी वहां गई हो? मयंक ने कैस्टेल से पूछा। एक बार, जब मैं छोटी थी तब मुझे सौभाग्य से एक जादूगर को जादू दिखाते हुए देखने का मौका मिला।
वो दृश्य तो सांसें रोक देने वाला था। काश मेरे अंदर भी वो क्षमता होती तो मैं भी एक जादूगर बनती, कैस्टेल ने याद करते हुए कहा। मायंक ने अचानक उसकी ओर देखा। जादूगर सार्वजनिक रूप से अपने मंत्र दिखाता है? क्या ये आम बात है? कैस्टेल ने सिर हिलाया। बहुत बार नहीं, पर कभी कभी खास मौकों पर होता है। गिल्ड ऑफ आर्केना ऐसे प्रदर्शन करता है जिससे आम लोग आश्वस्त रहें कि वो उनकी सुरक्षा में हैं। ओह, गिल्ड ऑफ आर्केना ही मैजिक टावर को चलाता है। कैस्टेल मैजिक टावर के बारे में और बताने लगी, लेकिन मायंक का ध्यान अब वहां नहीं था। वो तो इस बात से मंत्रमुग्ध था कि वह एक अनुभवी जादूगर को सामने से जादू करते हुए देख सकता है। आखिरकार उसका चैट AK-1 उस जादू का विश्लेषण कर सकता था और फिर वो खुद उसे इस्तेमाल कर सकता था। ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना थी जिसने मायंक को पहली बार हवेली से बाहर निकलकर मैजिक टावर जाने के लिए प्रेरित किया। किंग्सब्रिज शहर बस 2 से 3 घंटे की दूरी पर था, ज्यादा दूर नहीं था। युवा स्वामी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मायंक को भरोसा था कि उसका चैट AK-1 सब सुन रहा है। उसे खुद ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम बता सकती हो कि उसने क्या कहा? मैजिक टावर को गिल्ड ऑफ आर्केना चलाता है। यह एक राष्ट्रीय संगठन है जो जादूगरों और आम लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उसने चैट AK-1 का उत्तर दोहराया, जिससे कैस्टेल उसकी सुनने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुई। क्या मैं मैजिक टावर जा सकता हूं? कैस्टेल चौंकी और तुरंत सिर हिलाया। माफ कीजिए युवा स्वामी, आपकी हैसियत को देखते हुए ये बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। जैसे ही आप हवेली से बाहर जाएंगे, आपके माता पिता को इसकी सूचना मिल जाएगी और फिर वो तुरंत लौट आएंगे और हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। मायंक को बार बार ये बात भूल जाती थी कि वो वेंडरबिल्ट खानदान का सबसे छोटा बेटा है, दुनिया का सबसे अमीर परिवार। पहले की दुनिया में भी मशहूर हस्तियों के बच्चों को तुरंत ही मीडिया घेर लेती थी। ये दुनिया भी कुछ अलग नहीं थी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, उसने कहा। यही सबसे समझदारी भरा कदम है युवा स्वामी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपके माता पिता को आपकी जादू प्रतिभा के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ही आपको मैजिक टावर ले जाना चाहेंगे। मायंक ने सिर हिलाया। यह वाकई एक फायदेमंद रणनीति थी। अगर वो अपने माता पिता के साथ जाता तो वहां के जादूगर उनकी कृपा पाने की कोशिश करते और उसी चक्कर में वो मंत्र दिखाते। उन्हें लगेगा कि एक बच्चा सिर्फ उत्सुक है। एक और दिन बीत गया और मायंक अब ऊबने लगा था। जब से कैस्टेल ने उसे मैजिक टावर के बारे में बताया था, उसका ध्यान बस वहीं अटका हुआ था। दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, कुछ तो चाहिए जिससे मैं मानसिक रूप से व्यस्त रह सकूं। उसी समय मायंक को कुछ याद आया। अपनी पिछली जिंदगी में मरने से पहले वो एक ऑनलाइन गेम का दीवाना था जो वह अपने कंप्यूटर पर खेलता था। यह गेम उस समय बहुत लोकप्रिय हो गया था, जबकि असल में यह हजारों सालों से अस्तित्व में था। यह न तो रोल प्लेइंग गेम था, न ही मल्टीप्लेयर। यह उससे कहीं ज्यादा साधारण था। यह था ऑनलाइन शतरंज। क्योंकि वह पहले दिन रात घर में ही रहता था, इसलिए बोर्ड पर शतरंज खेलना मुश्किल था, लेकिन अब उसके पास मौका था। मायंक ने समय बर्बाद नहीं किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने बर्तन धोती नौकरानियों को तेजी से पार किया और उन्हें एक संक्षिप्त अभिवादन दिया। फिर वह जंगल की ओर चला गया, एक ऐसे बड़े पेड़ की तलाश में जिसकी जड़ मोटी हो। एक स्टार स्पेल स्प्लिंटर वुड का इस्तेमाल करते हुए उसने उस पेड़ को एक एक वार में काटना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने गिरे हुए पेड़ को देखा और उसके ऊपर एक परफेक्ट 8x8 ग्रिड की कल्पना की, बिल्कुल शतरंज की बिसात जैसा। कुछ घंटों बाद मायंक जंगल से बाहर आया। उसके हाथ में एक पतली सी लकड़ी की पट्टी थी और एक छोटे थैले में कुछ लकड़ी की मूर्तियां। घंटी बज चुकी थी, यानी सबका काम खत्म हो चुका था और अब विश्राम का समय था। अधिकतर नौकरानियां तुरंत गर्म पानी के कुंड में चली गईं, लेकिन कुछ बटलर रोज रोज गर्म पानी में नहाकर थक चुके थे। वो बस अपनी कुर्सियों पर आराम करने लगे। धड़ाम, सभी बटलर चौंक गए जब मायंक ने शतरंज की बिसात जोर से मेज पर रख दी। युवा स्वामी, आप आ गए। उन्होंने उसका अभिवादन किया। मायंक बोर्ड के सामने बैठ गया और बटलरों की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। आओ, एक खेल खेलते हैं, मायंक ने अजीब सी आवाज में कहा जब वह लकड़ी के मोहरों को बिसात पर सजाने लगा। ये क्या है? सभी ने एक साथ पूछा। यह है शतरंज, एक बुद्धिमान और सम्मानित सज्जनों का खेल। अगर तुम में से कोई भी मुझे हरा सका तो उसे मैं 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। बटलर उत्साहित हो उठे जब उन्होंने सोने के सिक्कों की झंकार सुनी जो मेज पर रखे जा रहे थे। क्या यह सच है युवा स्वामी? एक बटलर ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन तभी जब तुम मुझे हरा सको। एक बुजुर्ग बटलर जिसके बाल सफेद थे और मूंछें भी, उसने बाकी छोटे बटलरों को पीछे धकेल दिया और युवा स्वामी के सामने बैठ गया। हो, मैं तो सिर्फ एक बुद्धिमान और सम्मानित सज्जन हूं युवा स्वामी। मायंक मुस्कराया। मुझे पता था तुम्हें यह पसंद आएगा सेबेस्टियन। अच्छा, इस खेल का नाम है शतरंज और इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं। बटलर ध्यान से सुनने लगे। उनके चेहरे धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, क्योंकि खेल शुरू में जितना आसान लग रहा था उतना सरल नहीं था। बस राजा को पकड़ना है। उन्हें लगा ये तो आसान है। एपिसोड 10 शतरंज का जुनून। घंटों बीत गए और नौकरानियां आखिरकार गर्म पानी के कुंड में आराम करने के बाद वापस लौट आईं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलीं, उन्होंने देखा कि सारे बटलर एक ही मेज के चारों ओर जमा हुए हैं। इतना ही नहीं, वहां का माहौल काफी शोरगुल भरा था। नहीं, सबसे सही चाल है कि घोड़े को वहां ले जाओ। अरे नहीं,
लेकिन वहां तो वो ऊंट से मारा जाएगा। तुम सब समझ नहीं रहे। युवा स्वामी बस एक चाल दूर हैं राजा को घेरने से। मायंक ने एक साधारण सी बनी हुई क्वीन को उठाया और अपने प्रतिद्वंदी के प्यादे को मारते हुए राजा को इस तरह घेरा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चेकमेट। मायंक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। सेबस्टियन अब वो ठंडे और गरिमामयी व्यक्तित्व वाले बटलर नहीं रहे। उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे और वह बार बार अपना सिर खुजला रहे थे, क्योंकि मायंक बार बार अपनी ताकतवर क्वीन से उन पर हमला कर रहा था। उनकी प्रसिद्ध मूंछें भी अब ढीली हो गई थीं, जैसे उन पर लगा सारा वैक्स पिघल गया हो। मैं हार मानता हूं, युवा स्वामी, उन्होंने कहा। बाकी बटलरों ने युवा स्वामी की जबरदस्त जीत पर तालियां बजाईं। सेबस्टियन को 20 बार हराया गया, जिससे ये भ्रम टूट गया कि ये शतरंज कोई आसान खेल है। भले ही वे खुद को प्रशिक्षित और बुद्धिमान समझते थे, वे मायंक की बुद्धि के सामने कहीं नहीं टिक पाए। आखिर में बाकी बटलर सेबस्टियन के साथ मिलकर अगली चालों पर विचार करने लगे, लेकिन फिर भी वे उस क्वीन को पकड़ नहीं पाए जो उनकी पूरी सेना को नष्ट कर रही थी। बुरा मत मानो, मुझे तो पहले से इस खेल का अनुभव था, मायंक ने कहा। मायंक की ऑनलाइन शतरंज रेटिंग करीब 1500 थी, जो एक शौकिया खिलाड़ी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। उसे सेबस्टियन को हराने के लिए चैट AK1 की मदद तक नहीं लेनी पड़ी। आपकी एंड गेम पोजीशनिंग में कई गलतियां थीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी गलतियों की ओर इशारा करूं और उन स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ चालें बताऊं? अभी नहीं, ये लोग अभी बहुत कमजोर हैं। शायद मुझे तुम्हारी मदद तब चाहिए होगी जब ये बेहतर हो जाएंगे, शायद 100 साल बाद। हाँ, मेरे अनुमान के अनुसार सेबस्टियन 2 साल में आपको शतरंज में हरा सकता है। उसमें इस खेल के प्रति गजब की प्रतिभा है। क्या? मायंक की आत्मा को थोड़ी ठेस पहुंची। आखिर उसने 5 साल तक लगातार ऑनलाइन शतरंज खेलकर यह रेटिंग पाई थी। युवा स्वामी, बस एक खेल और, बस एक और बार। सेबस्टियन गिड़गिड़ाने लगे। ओह देखो, घंटी बज रही है, लगता है मुझे सोने जाना चाहिए। अलविदा। मायंक ने अपने कान हवा में लगाए जैसे कोई घंटी सुन रहा हो। बटलर रात तक खुद ही खेलते रहे, लेकिन जब सेबस्टियन अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते, उन्हें सपने में भी वही शतरंज की बिसात नजर आती और सामने युवा स्वामी बैठे होते, लेकिन सपने में भी वे उन्हें हरा नहीं पाते। अगले दिन मायंक ने और शतरंज बोर्ड और मोहरे बनाए ताकि बटलरों की दीवानगी शांत हो सके। जैसे ही घंटी बजी और उनका काम खत्म हुआ, वे सब तेजी से टेबलों की ओर दौड़े और आपस में शतरंज खेलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हवेली में कोई पागलपन छा गया। होहर बुद्धिजीवी अब खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगा था। सेबस्टियन ने खुद को सबसे आगे साबित किया। अब वह अकेला ऐसा बटलर था जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे खेल चलता रहा, बटलरों का कौशल भी बढ़ता गया। उनमें आपसी भाईचारा इतना अच्छा था कि विजेता हारने वाले को सिखाने लगा कि अगली बार कैसे बेहतर खेले। केवल बटलर ही नहीं, कुछ नौकरानियां भी इस खेल की दीवानी हो गईं। कैस्टेल उनमें से एक थी, और वह तो इस खेल की जटिलता से तुरंत ही प्रेम कर बैठी। अब हवेली में हर ओर मोहरों के टकराने की आवाजें सुनाई देती, और कभी कभी गलती से मोहरा गुंवाने पर हल्की सी चीख भी। कई दिन और बीत गए, और आखिरकार वो समय आ गया जब साबुन और शैम्पू की अगली खेप नए ग्राहकों तक पहुंचाई जानी थी। जब अमीर महिलाओं और उनकी बेटियों ने अपने दोस्तों के सामने अपनी नई महक का प्रदर्शन किया, तो तुरंत ही सबके मन में वैसा ही कुछ पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। लेकिन क्योंकि रीबॉर्न साबुन और शैम्पू अभी बाजार में उपलब्ध नहीं था, यह स्थानीय महिलाओं के बीच एक तरह की लोककथा बन गया, और इसी ने मांग को आसमान तक पहुंचा दिया। कैस्टेल को पहले ही कई मैडमों ने संपर्क कर लिया था कि उनके दोस्त भारी मात्रा में यह उत्पाद खरीदना चाहते हैं। शुक्र है, मायंक ने पहले से इसका अनुमान लगा लिया था और साबुन और शैम्पू के उत्पादन को बढ़ा दिया था। अब कैस्टेल उन नए उत्साहित ग्राहकों तक साबुन और शैम्पू के क्रेट्स पहुंचाने के लिए निकल पड़ी थी। अरे वाह, इसकी खुशबू तो यहां से ही आ रही है, एक अमीर महिला ने कहा जब कैस्टेल ने दरवाजे तक क्रेट खींचकर पहुंचाया। बिल्कुल, कैस्टेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसीलिए रिबॉन, साबुन और शैम्पू की इतनी ज्यादा मांग है आजकल। खैर, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मैं उन गिनी चुनी महिलाओं में हूं जो इसे खरीद पाई। कैस्टेल मुस्कुरा दी। क्या आप अंदर आकर चाय लेंगी? मैडम ने पूछा, जो साफ तौर पर कैस्टेल से मेलजोल बढ़ाना चाह रही थीं। ओह नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, मैडम। अरे नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। और फिर हमें बहुत सारी बातें करनी है। मेरे कई दोस्तों को भी एक एक बॉक्स चाहिए, शायद आप उनकी मदद कर सकें। सोने की खुशबू सूंघते ही कैस्टेल ने हामी भर दी और मैडम के साथ चाय पर चली गईं। दोनों ने बगीचे के पास बैठकर कैमोमाइल चाय पी और बिस्किट खाए। ओह मेहमान, आज तो यही सबसे दिलचस्प बात हुई है। बगल में आराम से बैठा एक सज्जन व्यक्ति बोला, कृपया मेरे पति को माफ कीजिए, इन्हें इन दिनों बहुत बोरियत हो रही है, मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी कैस्टेल के दिमाग में एक विचार आया। उसने मैडम के पति की ओर देखा और बोली, बोर हो रहे हैं सर? शायद मैं आपको एक मजेदार खेल के बारे में बता सकती हूं। इसे शतरंज कहते हैं, और यह रहा चेकमेट सर, कैस्टेल ने कहा जब उसने अपने बिशप से उस सज्जन के राजा को चारों ओर से घेर लिया। वह सज्जन हारकर नाराज होने के बजाय बेहद उत्साहित हो गए। यह तो अद्भुत है, चालों में इतनी संभावनाएं हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं 5 चाल आगे तक सोचने लगा हूं। कैस्टेल हौंस पड़ी जब उसने पहली बार
शतरंज सीखा था, वह भी ऐसे ही थी। इस खेल को शतरंज कहते हैं। क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? मुझे अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताना है, वे भी इसका भरपूर आनंद लेंगे। यह घटनाक्रम कैस्टेल के लिए एकदम अप्रत्याशित था। वह तो सिर्फ अपना बोर्ड साथ इसलिए लाई थी क्योंकि जब वे यात्रा करते थे तब वह बोर हो जाती थी। वह अकेले ही खेलती थी और कल्पना के जरिए अपनी स्किल्स सुधारती थी। जब उस सज्जन ने कहा कि वो बोर हो रहे हैं, तब उसने उन्हें शतरंज का खेल बस इसलिए बताया क्योंकि खुद भी खेलने का मन कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रीबॉर्न कंपनी के लिए एक और आय का स्रोत बन सकता है। बहुत अच्छा सर, मैं अपने मालिक से कहूंगी कि आपको शतरंज बोर्ड उपलब्ध कराएं। शाम को कैस्टेल ने यह बात मायंक को बताई। क्यों नहीं? मायंक ने कहा। बहुत बढ़िया सर, हम एक बोर्ड सेट कितने में बेचें? 1 गोल्ड कॉइन? नहीं, वो तो बहुत कम है। 10 गोल्ड कॉइन कैसे रहेंगे? कैस्टेल को शतरंज एक महंगा आइटम लगता था क्योंकि मायंक ने खुद हर पीस को हाथ से तराशा था और उसमें काफी मेहनत और समय लगा था। नौकर और नौकरानियां यह नहीं बना सकते थे क्योंकि उनके पास ना तो वह जादू था और ना ही वह कौशल जिससे वे इतने बारीक आकृतियां बना पाते। उसके अनुसार एक बोर्ड की कीमत कम से कम 100 गोल्ड कॉइन होनी चाहिए थी। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा है। हमें इसे लगभग 100 कांस्य सिक्कों, ब्रॉन्ज कॉइन्स में बेचना चाहिए। मायंक ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। कांस्य सिक्के? सोने के सिक्के नहीं? युवा स्वामी, क्या ये बहुत कम नहीं है? मायंक ने सिर हिलाया। सोचो, अगर हमने एक शतरंज बोर्ड को बाजार में 1 गोल्ड कॉइन में बेचना शुरू किया तो क्या होगा? लोग उसे खरीदना चाहेंगे। कैस्टेल ने उत्तर दिया। मायंक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अगर वो उसे खरीद नहीं सके तो क्या होगा? कैस्टेल चुप हो गई। शायद वे पैसे बचाएंगे? नहीं, होगा ये कि बाकी लोग उससे भी कम कीमत पर अपने खुद के शतरंज बोर्ड बनाने लगेंगे और फिर वो उन्हें बेचेंगे और हमसे ज्यादा कमाएंगे क्योंकि उन्हें खरीदने वाले बहुत होंगे। ऐसा चलन उसके पुराने संसार में आम बात थी। जब भी कोई ब्रांड नया प्रोडक्ट निकालता था तो तुरंत ही बाजार में उसकी नकलें सस्ते दामों पर आ जाती थीं। शतरंज बोर्ड में कोई खास बात नहीं है, ये बस लकड़ी और कुछ टुकड़ों से बना है, कोई भी इसे बना सकता है, मायंक ने कहा। तभी जाकर कैस्टेल को बात समझ में आई। कोई भी ग्राहक उनसे इतना महंगा बोर्ड क्यों खरीदेगा जब वह खुद भी बना सकता है? अब समझ में आया। युवा स्वामी, अगर हम इसे सस्ती कीमत पर बेचेंगे तो ज्यादा लोग इसे खरीद पाएंगे और वो भी हमसे, किसी और से नहीं। मायंक एक और चीज के बारे में भी सोच रहा था जो इस दुनिया में नहीं थी, ब्रांडिंग। कई बार पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है ब्रांड की छवि बनाना। यही चीज उसके पिछले जीवन में कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों तक ले गई थी। आज रिबॉर्न साबुन और शैम्पू की डिलीवरी से हमें कितनी कमाई हुई? मायंक ने पूछा। कैस्टेल ने पिछली बार से भी बड़ा चमड़े का थैला उसे सौंपा। लगभग 3,500 गोल्ड कॉइन। युवा स्वामी, मायंक के हाथों में लगभग $35,000 के बराबर की रकम थी। यह उसकी पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई से भी ज्यादा थी और यह सब उसने एक हफ्ते में ही कमा लिया था। मायंक खुद हैरान था, लेकिन चूंकि उसे इस पैसे का कुछ और करना नहीं था तो बेहतर यही था कि वह इसे अपनी कंपनी में निवेश करे। ये पैसे लो और कुछ लकड़ी के कारीगर या जादूगरों को काम पर लगाओ ताकि वे शतरंज बोर्ड और पीस तैयार कर सकें। मायंक ने वह थैला फिर से कैस्टेल की ओर बढ़ाते हुए कहा। जो आदेश, युवा स्वामी। और जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने लगी, मायंक ने एक आखिरी बात कही, और हाँ, इस खेल को रीबॉर्न चेस के नाम से ही पेश करना। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हमारा है। अगले दिन कैस्टेल एक बार फिर किंग्सब्रिज की ओर रवाना हुई, लेकिन इस बार वह साबुन या शैम्पू नहीं बल्कि शतरंज बोर्ड की डिलीवरी करने जा रही थी। वह उस सज्जन के महल पहुंची जहां पहले से ही उनके कई सज्जन मित्र जमा थे। मायंक ने इस शिपमेंट के लिए कुल 10 शतरंज बोर्ड बनाए थे, लेकिन आगे के ऑर्डर अब कारीगर तैयार करेंगे। अरे देखिए सज्जनों, यही हैं वो महिला जिन्होंने मुझे इस बुद्धिमत्तापूर्ण खेल से परिचित कराया। कैस्टेल की ओर तमाम उत्सुक निगाहें उठीं। वे सारे पुरुष सजेधजे सूट में थे और उनके हाव भाव से साफ था कि वे बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं। नमस्कार सज्जनों और महिलाओं, मैं वह शतरंज बोर्ड देने आई हूं जो आपने ऑर्डर किया था, कैस्टेल ने कहा और एक बोर्ड मेज पर रख दिया। क्यों ना हम एक खेल खेलें ताकि इन्हें नियमों का थोड़ा अंदाजा हो जाए? सज्जन बोले। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी, कैस्टेल ने उत्तर दिया। करीब 1 घंटे बाद मेज के चारों ओर सज्जन लोग खड़े थे, अपनी ठुड्डी सहला रहे थे और मोनोकल को ठीक कर रहे थे। सबकी नजरें खेल पर टिकी थीं और वे बुदबुदाते जा रहे थे कि अगर वे खेल रहे होते तो कौन सी चाल चलते। और एक बार फिर यह रहा चेकमेट सर। बाकी दर्शक चौंक गए। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ कि कैस्टेल की एक चाल ने पूरी बिसात पर कब्जा कर लिया था। अब राजा के पास कोई चाल नहीं बची थी। हे भगवान, क्या कमाल है। हारे हुए सज्जन फिर भी बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। देखा सज्जनों, यह खेल हमारे जैसे पुरुषों के लिए परफेक्ट मानसिक युद्ध है, जैसे हम अपनी सेना को आदेश दे रहे हों। सभी सज्जन कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर एक सज्जन जो मोनोकल पहने थे चुप्पी तोड़ते हैं। तुम्हें अपना राजा वहां नहीं चलाना चाहिए था, तुम्हें अपना बिशप इस्तेमाल करना था। उस आखिरी प्यादे की रक्षा के लिए उन्होंने हारने वाले सज्जन को ज्ञान देते हुए कहा। उनके शब्दों ने जैसे सब में बहस की चिंगारी जला दी। तुम पूरी तरह गलत हो, सबसे सही चाल तो ये होती
नहीं नहीं नहीं, उसे पहले ही कास्टलिंग कर लेनी चाहिए थी। देखो तो कैसे गलत सलाह दे रहा है। सही चाल तो ये थी असल में। रुको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी वीडियो चुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये जो स्टोरी है वो एक नोवेल अडेप्टेशन है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए इसमें कुछ गलतियां आपको मिल सकती हैं, तो आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक कमेंट डालना है और बताना है कि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना है या फिर यहीं पे इसको छोड़ देना है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। वैसे कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना स्टोरी के बारे में। धन्यवाद।